हेलो बच्चों, वेलकम टू ई सरल। बहुत 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 स्वागत है। मैं सारांश गुप्ता बहुत स्वागत करता हूँ सारे बच्चों का एंड फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स का भी। ठीक है, तो यार आज जो है धमाल होने वाली है। सर धमाल क्यों होने वाली है? क्योंकि आज सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है वो पूरा वन शॉट में अपन कंप्लीट करने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज मैं ना जो एक डॉक्टर की स्टोरी बताऊंगा आपको, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। स्टूडेंट था वो कैसे फिर प्रिपरेशन कर रहा था और तीसरे अटेम्प्ट में जो है जाकर सिलेक्शन हुआ है ना। तो यार बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, दैट आई विल टेल यू इन बिटवीन द सेशन। ठीक है, मचाना है, फोड़ना है। देखो वर्क पावर एनर्जी तक पूरे 9 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 10वां चैप्टर है, बिल्कुल राइट ऑन शेड्यूल चल रहे हैं अपन एकदम। ठीक है, तो आपको यार ये प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं करे हो वो ये चैप्टर भी कर लेना। ठीक है, तो सेंटर मास, फिर हम रोटेशन लेंगे, इसके बाद फिर 12th का पार्ट उठाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर। तो ऐसे 11th 12th ऐसे करके चलेंगे ताकि दोनों चीजें एक साथ कवर होती जाए। ये वाला जो वीडियो है पर्टिकुलरली यार ये ड्रॉपर्स के लिए तो है ही सही, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी है और जो 11th से 12th में आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि यार वो 11th में सेंटर मास पढ़ चुके हैं। सेंटर मास का 12th में भी काफी एप्लीकेशन आता है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट दिस। इससे पहले एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज एनालिसिस करेंगे यार, सेंटर ऑफ मास में आता क्या है। अगेन यार नीट के लास्ट के 20 सालों के क्वेश्चन हम एनालिसिस करें अगर बच्चों, तो देखो ये प्रीवियस, ये बहुत ध्यान से सुनना। और आप अगर सेंटर ऑफ मास में इतना इतना भी कर जाओगे ना यार, मतलब जो इसमें जो आ रहा है, अगर आप सेंटर ऑफ मास में इतना इतना भी कर जाओगे तो यार मतलब इसका क्वेश्चन 90% होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यार सेंटर ऑफ मास का फटाफट से पूरा रिवीजन विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यार इसमें मतलब मैं आप मान के चलो कि लगभग हाफ ऑफ दी PYQs तो मैं ले लूंगा सेशन के अंदर में। ठीक है, मुद्दे की बात क्या, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार। बच्चे जनरली जो रिवीजन करते हैं ना, देखो बच्चे जो जनरली रिवीजन करते हैं वो क्या करते हैं यार, प्रीवियस ईयर देखे बिना ही रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि यार एक्चुअली में इस टॉपिक में मेरे को ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, मतलब आप मानोगे नहीं, इसमें नीट में जो पार्टिकल एक्सप्लोड होता है और एक की वेलोसिटी गिवन है, दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है मोमेंटम कंजर्व करके, उसके यार लास्ट 20 साल में 4 से 5 बार सवाल आ चुके हैं। ये बहुत ध्यान से देखना। देखो मैं एक एक सवाल आपको भी अपन पढ़ेंगे साथ में। तो फील क्या है, देखो सबसे पहले यार चाहे जेई वाले बच्चे हो चाहे नीट वाले बच्चे हो, पता है क्या करना चाहिए। आप कभी भी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले उसके PYQs बस गो थ्रू कर लो, सॉल्व मत करो। क्या करना चाहिए हमको, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया। मैं जब आपके लिए कोई भी कंटेंट तैयार करता हूं तो मैं कैसे करता हूं, मैं सबसे पहले PYQs खोलता हूं। यार एक्चुअली नीट पूछ क्या रही है वो तो पता करें, जिससे कि वो पार्ट पे मैं ज्यादा एम्फेसिस करूं और आप भी ज्यादा एम्फेसिस कर पाए, वो पार्ट छूटे नहीं। और आप विश्वास नहीं करेंगे यार, 90% बार 4 से 5 प्रोफाइल्स ही ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं। तो अगर आपको वो भी करनी आ गई ना, तो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन तो आपका पक्का समझो आप। हमारा टारगेट वैसे भी यार 150 प्लस मार्क्स लेके आना है किसी भी हालत में, और वो हम लाके रहेंगे। तो ये इस तरह से हमने प्लान आउट करा है कि यार जो मेजर टॉपिक्स है ना, उसमें हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे समझने में भी और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। और जो चीजें बिल्कुल ही नहीं पूछी गई ना 20 साल में, उनको बस हम फॉर्मूले उनके पढ़ लेंगे। देखो एक तो क्या होता है, हम पूरा चैप्टर छोड़ के जाते हैं। एक तरफ तो भाई क्या होता है कि यार हम पूरा चैप्टर जो है छोड़ के चल जाते हैं कि यार ठीक है मेरा सेंटर ऑफ मास कमजोर है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। यार ऐसा मत करो। हर साल 1 से 1.5 क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से आते हैं। दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में तो काम आता ही है। तो कोई भी बच्चा इसको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप छोड़ के जाने के मूड में हो ना, तो यार ये वाला वीडियो ही देख लेना पूरा, आप छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें हम पूरा जो है रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मचाते हैं, फोड़ते हैं। तो यार देखो सबसे पहले बॉम्ब ऑफ मास m 1 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है, बॉम्ब एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है ये।
ठीक है। तो यार मैं यहाँ पर है ना लिखता भी जाता हूँ, देखो आपको बहुत इंसाइट मिलेगी इससे। ये टॉपिक्स तो छोड़ के कोई भी जाना ही मत बिल्कुल भी। तो देखो ये बॉम्ब एक्सप्लोजन का जो क्वेश्चन है, ये बॉम्ब एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है, ये बॉम्ब एक्सप्लोजन का BE, ठीक है। फिर देखो वापस से 2000 में एक सेम सवाल, स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोडेड, ये अगेन बॉम्ब एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है। एक बॉम्ब फटता है, प्रैक्टिस कराऊंगा इसके आज में सेशन में, ठीक है। अब ये आ गया आपका कोलिजन का सवाल, है ना। तो ये कोलिजन का सवाल हो गया कि मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व होती है। फिर देखो 2003 में वापस से बॉम्ब एक्सप्लोड का सवाल आ गया, क्या चल रहा है यार ये, ठीक है। फिर ये यहाँ पर कोलिजन का सवाल आ गया, कोलिजन का सवाल आ गया। फिर वापस से बॉम्ब एक्सप्लोड का सवाल आ गया। यार मतलब क्या हो रहा है, ये नीट वाले जो है इन सालों में तो एकदम बॉम्ब ही फोड़ रहे थे एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास के पाथ का सवाल आ गया, तो ये इसको अपन मार्क कर लेते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक सवाल आया है यहाँ पर ये 2005 में, ठीक है। फिर वापस से 2005 में फिर बॉम्ब एक्सप्लोजन का सवाल आ गया, देखो आप, ठीक है। फिर इनलास्टिक कोलिजन, तो कोलिजन का सवाल आ गया। ये टू बॉडीज ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, तो सेंटर ऑफ मास बताना है, तो सेंटर ऑफ मास की बेसिक्स का सवाल है, बेसिकली वो सेंटर ऑफ मास बेसिक्स का सवाल है। फिर 2009 में फिर एक्सप्लोजन ब्लोज द रॉक इनटू 3 पार्ट्स, फिर ये बॉम्ब एक्सप्लोजन का सवाल आ गया। आप देख रहे हो, ये होता है एनालिसिस करने का तरीका। ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स, ऐसे करा जाता है टॉप, समझ रहे हो। देखो यार मतलब कोई आदमी अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोजन छोड़ के क्या होगा, तो यार मतलब कितनी चांसेस है कि वो सवाल मतलब होएगा नहीं उसे सेंटर मास का। वो तो यार सेंटर मास पूरा 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 पड़ गया, 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे लगा दिए, लेकिन काम की चीज तो छोड़ी ही नहीं, PYQs ही नहीं देखे। ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब ये क्या हुआ, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये बेसिक्स मतलब काइनेमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास का सवाल है ये, ठीक है। ये बेसिकली काइनेमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास का बोल लो है। फिर ये अगेन वैसा ही है, ये बॉम्ब वाला ही सवाल है ये, बस अब आदमी मास फेंक रहा है, आदमी मास फेंक रहा है, मतलब आदमी एक पार्टिकल को लेके बैठा हुआ है, उसने पार्टिकल फेंक दिया। बॉम्ब में भी तो ऐसा होता है, एक पार्टिकल जाता है दूसरा एक डायरेक्शन में जाता है, ये भी बॉम्ब एक्सप्लोजन का सवाल है। फिर देखो ये अगेन ये कोलिजन का सवाल हो गया, ये कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से टक्कर कर रही है, उनकी वेलोसिटीज बताओ कितनी होंगी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ अब ये मोमेंटम का सवाल है, ये मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है कि 2 आदमी बोट में बैठे हैं, ठीक है, वो एक उधर जा रहा है तो बोट कितने उस पर जाएगी, ये कराऊंगा मैं। इनमें से हम आधे मतलब ऑल्टरनेट सवाल आप मान के चलो अपन सॉल्व करेंगे पूरे पेपर में, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन का सवाल आ गया ये, ठीक है। फिर एक्सप्लोजन का सवाल आ गया, देखो बॉम्ब एक्सप्लोजन का सवाल आ गया 2013 में भी है। एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट, ठीक है। फिर बुलेट ऑफ मास है मूविंग स्ट्राइक्स अ ब्लॉक, तो फिर ये कोलिजन का सवाल आ गया ये। फिर ये कोलिजन का सवाल आ गया सिंपल। तो यार देख रहे हो आप, हम 2015-16 तक तो पहुंच चुके हैं। फिर ये कोलिजन का सवाल आ गया, ठीक है। फिर ये कोलिजन का सवाल आ गया, फिर ये कोलिजन का सवाल आ गया, फिर ये कोलिजन का सवाल आ गया फिर ये कोलिजन का सवाल आ गया, और 2 एड्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और ये बेसिक्स का सवाल आ गया कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। समझ में आई बात, देखो ठीक है, समझ में आई चीज। देखो तो यार अगर हम पर पूरा देखेंगे ना, तो बेसिक कोलिजन 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 कोलिजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक सवाल आया, ठीक है। देन कोलिजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन, बेसिक काइनेमेटिक्स, देन बेसिक कोलिजन, बेसिक काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, कोलिजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन। समझ रहे हो, फील आई। तो अब हमको पता है हमको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो मैं आज का जो ये पूरा चैप्टर है पढ़ेंगे पूरा, मैं छुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं, आपको पढ़ाऊंगा पूरा, चिंता मत करना, ठीक है। लेकिन इन टॉपिक्स में हम एक्सेप्शनली ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे बाकी टॉपिक्स के मुकाबले, ये एकदम पक्के होने चाहिए। कोलिजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन, कंजर्वेशन मोमेंटम, बेसिक्स के कोई भी सवाल एक भी बच्चे के गलत नहीं होंगे सेशन के बाद में, ये गारंटी है, प्रोवाइडेड आपने पूरा इसको कर लिया और पूरे PYQs वगैरह कर लिए और बेसिक मिस्टेक्स नहीं करोगे आप। इतना आप मेरे से प्रॉमिस कर लो, फिर मेरा आपसे प्रॉमिस है आपका सवाल गलत नहीं होगा, आप अपने सही दिमाग में रहोगे वहां पर, तो एकदम ठीक है ना, बिना प्रेशर के। जैसे मैं टेस्ट स्ट्रेटेजी सिखाता हूं वैसे करके दोगे, फोड़ के आओगे, गारंटीड है, ठीक है। चलो तो भाई लेट्स एनालिसिस। देखो तो तरीका सीखा,
ये बेस्ट तरीका है करने का। तो आपने तरीका भी सीख लिया, PYQs देखो पहले, उसके बाद में अटैक करो। चलो तो जंप इन करते हैं भैया, जंप इन जंप इन जंप इन जंप इन जंप इन। तो सेंटर ऑफ मास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला, चलो भैया मचा दिया सर आपने तो, एकदम आंखें खोल दी आपने तो आज। यार मैं भी खुद शॉक्ड था कि यार ये सेंटर ऑफ मास में भी, मतलब मेरे को पहले से पता था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, आज वापस से देखा, लेकिन यार बहुत माइंड ब्लोइंग चीज़ है ये, ठीक है ना। तो देखो अब अगर सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करना है, सेंटर ऑफ मास काफ़ी जगह काम आता है, डिस्क्रीट पॉइंट मासेस है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, बेसिक से, ठीक है। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक मास m1 रखा है x1 y1 z1 पे, मास m2 रखा है x2 y2 z2 पे, और मास m3 रखा है x3 y3 z3 पे, 3 डायमेंशन में मासेस रख दिए हमने। तो यार जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये होगा xcm, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। मास तो सारे पॉजिटिव होते ही हैं, और x1 x2 x3 साइन के साथ जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वही m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m3 m5 m6 जो भी जितने मासेस गिवन है, ठीक है, समझ गए। ZCM भी इसी तरह से आ जाएगा। चलिए सर समझ में आ गया। अगर हमको पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, जैसे कि हमने यार पोजीशन वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है हमको, तो जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता है वो समीशन, ये मैथ्स आ गया यार यहाँ पर, सिग्मा mi आ रही अपॉन mi, सिग्मा mi वही है m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इस पे जो एक सवाल आया था फटाफट से प्रैक्टिस कर लो, नीट 2009 में इसका सवाल आया था, ठीक है। धड़ाधड़ आज सेंटर मास को फोड़ने वाले हैं, गारंटी है आपका एक एक सवाल सेंटर मास का तो मैं सही करा के मानूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट आपको 150 पार पहुंचाना है और वो मैं करके रहूंगा। डॉक्टर बनाना है यार हमको, बिल्कुल बनना है डॉक्टर, बन के रहेंगे। चलो तो दो बॉडी है, मास 1 kg 3 kg की, उसका एक का पोजीशन वेक्टर 1 kg का ये है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर ये है। सेंटर ऑफ मास बताना है, सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सिंपल 4 नंबर की खैरात बट रही है, 2009 में सवाल आया था, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, लगा दो फॉर्मूला m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, दो मास है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। बस वैल्यू रख दो, m1 कितना है 1 kg, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, प्लस ये कितना किलो का है, दूसरा 3 किलो का है 3 kg, यहाँ पर रख देते हैं अपन -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। सॉल्व कर लो यार, i कैप और i कैप के साथ में कैलकुलेशन में उलझ जाओ, टेंशन मत लेना, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए। -3 और 1 प्लस 1 तो -8, ये नीचे 4 हो गया, तो पहले ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये -9 प्लस 1 -8i कैप, ठीक है, और 2 -6 -4j कैप 1 प्लस 3 4k कैप डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कर ले, ये 2 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो -2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो आंसर आ गया 3। समझ गए, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये सबको याद रखना है। दो मासेज हैं m1 m2, उनके बीच में d डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर आ रहा है, इस इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है मान लो ये d1 डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है d2, ठीक है। ये वाली d1 हो गई, मतलब m1 से d1 दूरी पर सेंटर ऑफ मास है और m2 से d2 दूरी पर सेंटर ऑफ मास है, तो d1 बाई d2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। इनवर्स रेशियो ऑफ मासेज में, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेज में डिस्टेंस होता है, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेज में डिस्टेंस होता है, d1 बाई d2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। सेंटर ऑफ मास भारी ऑब्जेक्ट के पास में होता है, ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास भारी वाले के पास में होता है, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेज में दोनों डिस्टेंस होते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लो ये 1 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, 12 मीटर की दूरी पर है, 12 मीटर की दूरी पर
ये दोनों मासेस रखे हुए हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये डिस्टेंस d1 और d2 बतानी है, कितना कितना दूर है यहाँ से, सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो लोकेट करना है। बता सकते हो क्या? सर बिल्कुल बता सकते हैं, अब तो पूरा फंडा आ गया सर, आपने अभी पढ़ाया हमको d1 बाय d2 जो है वो इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में होगा, तो 2:1 में होगा, तो 2:1 में होगा। तो हमको क्या करना है, क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। 12 मीटर को डिवाइड करना है 2:1 में, रेशियो प्रपोर्शन का सवाल आ गया। 12 मीटर को डिवाइड करना है, देखो 12 मीटर को डिवाइड करना है 2:1 में, 2:1 में। सर कैसे करें डिवाइड, अब इसको रेशियो में कैसे बांटें? इसका तरीका क्या होता है भैया, सिंपल है ये। देखो जिस रेशियो में डिवाइड करना होता है ना, पहले वो नंबर लिख लो 2, डिवाइड कर दो उसको दोनों के एडिशन से, इन दोनों को ऐड कर लो तो 2 + 1 हो गया, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो 12 से। ऐसे कर लेते हैं अपन इसको, जो नंबर इसके पास आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इंटू 12, तो 2/3 इंटू 12, 2/3 इंटू 12 हो गया 8 मीटर, 8 मीटर हो गया। ठीक है, तो d1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8 मीटर। ठीक है, d2 की कितनी आएगी निकाल सकते हैं, टोटल 12 है, 8 माइनस करेंगे तो 4 मीटर आ जाएगा। इधर से कैलकुलेट कर लो। सर जैसा तरीका आपने बनाया था 1 लिख रहा है तो पहले मैं 1 लिख दूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा 2 + 1 से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं उसको इस नंबर से 12 से, तो 1/3 इंटू 12 4 मीटर आ गया। तो 1 kg से 8 मीटर की दूरी पर है और 2 kg से 4 मीटर की दूरी पर है, तो 8:4 का रेशो देखो, 8:4 इज 2:1, 8:4 इज 2:1। तो देखो चेक भी कर लिया करो यार, ये 8:4 आ रहा है ना, ये समझ गए, 8:4 इज 2:1। ठीक है, समझ गए सब लोग? सर जबरदस्त तरीके से समझ गए। अब मान लो 1:3 kg होता, ये 1:3 kg होता और 12 मीटर की दूरी है। सर वही करेंगे, सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पर कहीं आएगा 3 kg के, तो और पास आएगा सेंटर ऑफ मास, अब है ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा, ये डिस्टेंस d1, ये डिस्टेंस d2। तो सर आपने बताया था अभी d1 बाय d2 इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस 3:1। अब मुझे 12 को डिवाइड करना है 3 और 1 के रेशियो में, 12 को डिवाइड करना है, तो बिल्कुल सेम वैसे करो, 12 को डिवाइड करो भैया। सर आपने बताया था रेशियो प्रपोर्शन में दिक्कत हो, बेसिक मैथ में टेंशन मत लो, 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिख दो, डिवाइड करो, दिस प्लस दिस कर लो, 3 + 1 कर लो, ब्रैकेट लगाओ और 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया ये 3/4 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 9 मीटर, 9 मीटर आ गया। तो यार 9 मीटर आ गया। अब मैं वो नहीं कैलकुलेट करूंगा, अब मैं 12 में से माइनस कर लूंगा, 12 में से 9 माइनस करो तो 3 मीटर हो गया। तो ये 9 मीटर की दूरी पर है, इधर से 3 मीटर की दूरी पर है। ट्रिक समझ में आई? दूसरा मत निकालो, अब दूसरा मत निकालो, इसमें से माइनस कर लो अब, और चेक करो d1 कितना आया 9 और ये कितना आया 3, देखो 3:1 आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो 9 मीटर की दूरी पर है सेंटर ऑफ मास यहां से। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज डायग्राम बनाएंगे हम, डायग्राम बनाया करो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod। एक रिजिड रॉड है तो रॉड बना दी, ठीक है, रॉड बना दी, एक हिस्से पर है 5 kg और दूसरे हिस्से पर है 10 kg। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 1 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ, और रॉड की लेंथ कितनी है 1 मीटर है, तो रॉड है टोटल मिला के 1 मीटर। ये ऑप्शन सेंटीमीटर में गिवन है इसलिए मैं इसको 100 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। पहले मुझे बताना है 5 मीटर से कितनी दूरी पर सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो देखो एक आप ऑप्शन, अगर आप जल्दीबाजी में भी हो और आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको फिजिक्स की फील तो आ गई कि यार सेंटर ये 10 किलो का है, ये 5 किलो का है, तो सेंटर ऑफ मास यार मतलब 5 किलो से दूर होगा, 5 किलो से दूर होगा, 10 के नजदीक होगा, तो 50 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, 50 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो उड़ाई दो आप यहां से, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो उड़ाई दो आप यहां से। अब बचे 1 और 4। अब देखो उन्होंने 33 दे रखा है, तो 33 और 67 का सम होता है 100। ये हमें उसमें उलझाना चाह रहे होंगे, नीट वाले जनरल लॉजिक से बोल रहा हूं, तो यार 67 आंसर होना चाहिए।
जस्ट अगर ऑप्शन के तुक्के लगाने हैं आपको तो, लेकिन यार सिंपल है तो मेरे को नहीं लगता आपको इसमें तुक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं ये तरीका आपको इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, एग्जाम में आप वेरीफाई कर लो। कई बच्चों ने यार 33 मार्क कर दिया था आंसर, मैं बताऊँ 2020 में कई बच्चों से मेरी जो बात हुई 33 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। यार लॉजिक से चेक तो करो, उन्होंने कहा 67 33 में आ गया 33 मार्क कर दिया, लॉजिक से चेक करो कि यार 50 से ज़्यादा आना चाहिए आंसर। ठीक है, अपना लॉजिक लगाते हैं चलो इसमें। तो यार किस रेशो में होगा, ये D1 है ये D2 है, तो D1/D2 कितना हो गया भैया, D1/D2 हो गया 10 kg, इनवर्स रेशो ऑफ मासेस 10/5 दैट इज इक्वल टू 2/1। तो D1/D2 2:1 हो गया। तो मुझे अब 100 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करना है। सर वही तरीका जो आपने बताया, 2 लिखो, 2 + 1 कर दो 3 लिखो, इनटू मल्टीप्लाई करो 100 से। मुझे ये तो नंबर निकालना है 5 kg से कितना दूर है, तो 200/3 ये आ जाएगा मेरे पास में 66.67 विच इज 67 सेंटीमीटर, विच इज 67 सेंटीमीटर। समझ गए? देखो 2:1 के रेशो में मुझे बांटना है, 10/5 दैट इज 2:1, 2:1 के रेशो बांटना है, रेशो में बांटना सिखाया। 2 लिखो, 2 + 1 लिखो नीचे 3 इंटू ये जो ऊपर वाला नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2:3 100 आ गया 66.67 विच इज 67। ठीक है, समझ गए, मजा आ गया। चलो ऑसम। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, ये देखो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ये हमने देखा ये ज्यादा पूछा ही नहीं गया। इनफैक्ट 20 सालों में एक भी क्वेश्चन के दर्शन नहीं हुए ऐसे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। अभी तक अपन ने डिस्क्रीट बॉडीज पढ़ी है, आप पूरा विजुलाइज करके देखना। देखो इसको, अभी तक हमने पॉइंट मासेस पढ़े, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पर एक कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी किसी भी शेप साइज की हो सकती है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक छोटा एलिमेंट लिया, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। सर इंटीग्रेशन मत कराओ साहब, सब करा लो बाकी इंटीग्रेशन मत कराओ। चलो नहीं करा रहा है यार, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं, RDM इंटीग्रेशन DM, तो वही M1 R1 M2 R2 M3 R3 है, बस इंटीग्रेशन आ गया क्योंकि अब बहुत सारे मासेज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो समीशन जो है वो इंटीग्रेशन बन गया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यार बस काम खत्म हो गया। एक एग्जाम्पल में इसमें आपको एक की पॉइंट करा देता हूँ। फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ मास इज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होते हैं। जो मतलब ज्योमेट्री में आप जो सेंटर पढ़ते आ रहे हो ना, वहां पर होते हैं कंटिन्यूअस बॉडीज के। यूनिफॉर्म जो बॉडीज होती है ना, जिनकी डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी वो सेम रहती है, तो वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होते हैं। सर कहना क्या चाहते हो, देखो जैसे डिस्क है, पूरा विजुलाइज करना। देखो अब खतरनाक विजुलाइजेशन, बच्चे बोलते हैं ना किलर विजुलाइजेशन। देखो डिस्क है, डिस्क के सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क है ये, तो उसका जो सेंटर है वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, फिर रिंग लेते हैं, रिंग के सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास। सॉलिड स्फीयर है, गोला, सॉलिड स्फीयर समझते हैं अंदर से भरा हुआ। लेदर की बॉल मान लो आप, जो अंदर तक पूरी सेम भरी हुई है, ठीक है, उसका सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास। हॉलो स्फीयर, पानी पताशा बिना भरा हुआ अंदर से, उसका भी सेंटर पे होगा, क्योंकि देखो सिमेट्री ऑब्जेक्ट्स है ये सारे के सारे। ठीक है, अब मजे की बात, अब सेमी सर्कुलर प्लेट है, अब डिस्क नहीं है, अब आधी डिस्क है, ये हाफ डिस्क है बेसिकली। ये क्या है, ये हाफ डिस्क है। अब इसका कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, यहां पर तो नहीं होगा, यहां पर तो नहीं होगा, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास, नीचे तो कोई मास ही नहीं है यार, तो सेंटर ऑफ मास तो मास के कहीं बीच में होगा, यहां पर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, यहां नहीं होगा सेंटर ऑफ मास, यहां कहीं होगा। तो ये पॉइंट मार्क कर दिया, यहां सेंटर ऑफ मास है, R इसका रेडियस है। तो जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आता है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 4r/3π। 20 साल में पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये याद रखना है आपको, ये आगे चल के भी काम आती है सारी चीजें। तो 4r/3π पे सेमी सर्कुलर प्लेट, हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3π पे। अब अगर आधी रिंग है, हाफ रिंग है, ठीक है ना, एक पिक्चर आई थी ना हाफ गर्लफ्रेंड, वैसे ये सारे हाफ हाफ हो रही है, हाफ डिस्क हाफ रिंग, और चेतन भगत की नोवेल पे जो आई थी पिक्चर, ठीक है ना, वैसे ये हाफ रिंग और ये हाफ डिस्क की बात हो रही है। अब यहाँ बीच में मत मार कर देना सेंटर ऑफ मास यहाँ पर,
सर बीच में क्यों नहीं आएगा? अरे बीच में इसलिए नहीं आएगा, नीचे कोई मास ही नहीं है ना, तो सेंटर मास बीच में कैसे आएगा? सेंटर मास तो यार मासेस के बीच में आता है, नीचे कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है नीचे, तो कैसे आएगा यार? तो ये यहाँ पर कहीं पर आएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये 2r/π होता है, ये 2r/π होता है। कितना होता है ध्यान से सुनना, 2r/π है, ठीक है, 2r/π होता है यहाँ पर, राइट। और ये 4r/3π होता है, ये 2r/π होता है। अब ट्रिक क्या है, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें एग्जाम में याद नहीं रहता। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो मैं जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भूलोगे नहीं। बच्चे ये तो याद रखते हैं यार 4/3 था और एक में 2/1 था, बहुत केयरफुली सुनना। 4r/3π या 2r/π में से पता नहीं कर पाते यार कि किसमें कौन सा था, हाफ रिंग में 2r/π था या 4r/3π था, ये कंफ्यूजन होता है। इसको याद रखने की ट्रिक देखो, ध्यान से सुनना। देखो जो हाफ डिस्क है उसमें ज्यादा मास नीचे है, देखो जो हाफ डिस्क है उसमें ज्यादा मास नीचे है, हाफ डिस्क है उसमें ज्यादा मास नीचे है, तो हाफ डिस्क में नीचे से पास में होना चाहिए, हाफ डिस्क में नीचे से पास में होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास भारी जगह के पास में होता है, भारी मास के पास में होता है। तो 4r/3π बड़ा है कि 2r/π बड़ा है? देखो मतलब तो 2/1 बड़ा है कि 4/3 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो ये डिस्टेंस कम है, तो हाफ रिंग में डिस्टेंस ज्यादा आना चाहिए और सॉलिड हाफ डिस्क में डिस्टेंस कम आना चाहिए। समझ में आई ट्रिक? वापस रिपीट करता हूं, देखो हाफ डिस्क में कम आना चाहिए और हाफ रिंग में ज्यादा आना चाहिए। सर ऐसा क्यों? और अभी बताया नालायक डॉक्टर, देखो, और नालायक इंजीनियर भी है ना। अरे यार इसमें ज्यादा मास है, नीचे ज्यादा भरी हुई है ना ये, और इसमें तो नीचे और ऊपर लगभग सिमिलर सा मास है, सेम नहीं है पर सिमिलर बोल रहा हूं मैं इसलिए। तो यार यहां पर पास में आना चाहिए, तो ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो 4/3 कम है कि 2/1 कम है? 4/3 कम है, समझे? इसलिए ये आता है। एग्जाम में याद करोगे आप सारांश गुप्ता सर को, सर एकदम ये ट्रिक बताई, इससे हम कंफ्यूजन दूर कर पाए, ठीक है। चलो अब सॉलिड हेमिस्फीयर, अब वो आधा हेमिस्फीयर हो गया, ये आधा स्फीयर हो गया, बेसिकली हाफ स्फीयर हो गया ये। इसका मास कहां पर आता है? इसका सेंटर मास आता है 3r/8 पर, 3r/8 पर आता है। और जो हॉलो हेमिस्फीयर होता है, बेसिकली हाफ सॉलिड स्फीयर है ये, और ये हाफ हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इसका आता है r/2 पर, इसका आता है r/2 पर आता है इसका। यहां पर भी सेम ट्रिक लगेगी, यहां पर भी सेम ट्रिक लगेगी। ये ज्यादा भरा हुआ है नीचे से, तो ये डिस्टेंस इससे कम है, सेम ट्रिक लगेगी। यहां पर भी सेम ट्रिक लगेगी और यहां पर भी सेम ट्रिक लगेगी। समझ गए? याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सर, ठीक है। अब कोन पे आ जाते हैं। ट्राइंगल का उसके सेंट्रोइड पे होता है, पहले ट्राइंगल पे आ जाते हैं। ट्राइंगल का उसके सेंट्रोइड पे होता है। हॉलो कोन है, हॉलो है। वो जो सॉफ्टी होती है ना आइसक्रीम, जो कोन खाते हैं, अगर आपने अमूल का ड्राई कोन, वाडीला, अगर इनके कोन खाए हो, बिना अंदर कुछ भरे हुए जो चीज होती है ना, वो कोन होती है वो। तो कोन का जो रहता है वो बेस से h/3 पे आता है। ये कोन की हाइट h है, विजुलाइज करो, देखो ये h/3 पर आता है, h/3 पर आता है, ये h/3 पर आता है ये, ठीक है। अब हमने भैया आइसक्रीम भर दी, कोन तक आइसक्रीम भर दी पूरी अंदर, मतलब सॉलिड कोन आ गया ये पूरा एकदम ना। इसका आता है h/4 पे, कितना आता है? h/4 पे आता है। तो ये h/3 पे आता है और ये h/4 पे आता है। यहां भी ट्रिक काम करेगी, ये सॉलिड है, इसमें कम होना चाहिए, और हॉलो है, इसमें ज्यादा दूर है। सॉलिड में बेस के पास है, तो h/3 और h/4 में कंफ्यूजन आ जाए तो ट्रिक लगा लेना कि सॉलिड में पास में होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर पूरा, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब 2 रॉड है, मास m,l की और m,l की, ऐसे टी शेप बन रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले इस रॉड का सेंटर ऑफ मास देखो। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं समझना।
तो पहले मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूं। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये 1 नंबर का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, दिस इज C1। जो ये सेकेंड नंबर की रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, दैट इज C2। बस अब 2 पार्टिकल हो गए आपके पास में। एक पार्टिकल जितनी मास की रॉड है, m मास की रॉड है, और ये L/2 डिस्टेंस की दूरी पर, L/2 डिस्टेंस की दूरी पर ये m मास का एक और पार्टिकल पड़ा हुआ है, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? ये कितनी दूरी है? L/2 है, ये L/2 है ना, ये L है, ये L/2 है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, दोनों बराबर मासेस हैं, बराबर मासेस के बीचों बीच आता है सेंटर ऑफ मास, बराबर मासेस के बीचों बीच आता है सेंटर ऑफ मास। तो अब जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, दोनों का, वो यहां आएगा। तो नेट जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर आएगा, विच इज एट द डिस्टेंस L/2 का आधा, L/2 का आधा, विच इज L/4। समझ गए? तो नेट सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का यहां पर आएगा L/4 की दूरी पर। समझे कैसे करा मैंने सॉल्व? पहले एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकाला, दोनों के मासेस को पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट से मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट पे पहुंच गया, और पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो सेंटर ऑफ मास मेरे को निकालना आता ही है, सिंपल होता है, d1/d2 के रेशियो में निकाल लेते हैं हम तो उसको। मजा आया? समझ आया? टेंटेडन C1 C2, पहले डॉट का डॉट, इसका डॉट, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर करा, फिर इसका। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, 2 पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। ऐसे गलती से आपको क्वेश्चन पूछ ले, जनरली जेई में ज्यादा आता है ये वाला पार्ट, नीट में तो 20 सालों में आया नहीं। जैसे यार एक स्क्वायर प्लेट है, ए साइड की, और यहाँ पर एक सर्कल, एक डिस्क रखी हुई है, A/2 रेडियस की, और ये ए का स्क्वायर है। अब इसमें बताओ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसके सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सिग्मा और सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया सेम है। तो पहले इसका मास निकालो, फिर इसका मास निकालो, और फिर 2 पॉइंट से रिप्लेस करके d1/d2 निकालो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, जेई में जनरली इस टाइप के आते हैं, नीट में नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आ जाए बाई चांस तो कैसे सॉल्व करना है। मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सेंटर मास की पोजीशन निकालना सीख लिया कि यार इतने सारे मासेस रखे हुए हैं R1 R2 R3 वेक्टर पे, तो उसका सेंटर मास ये होगा। अब सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? अब मान लो ये मासेस चलने लग गए, ये डेल्टा R1 चला, ये डेल्टा R2 चला, ये डेल्टा R3 चला, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एकदम सेम फॉर्मूले से आएगा, m1 डेल्टा R1 m2 डेल्टा R2 ब्ला ब्ला ब्ला, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। समझ गए सब लोग? ठीक है। तो यार देखो, डेल्टा RCM जो है m1 डेल्टा R1 m2 डेल्टा R2, मतलब जो पहले आप पोजीशन वेक्टर के साथ में कर रहे थे ना, इसमें जो ट्रिक है बेसिकली, जो ट्रिक है इसकी वो क्या है, जो आप पोजीशन वेक्टर के साथ में कर रहे थे वही सेम काम आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ में करो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ में सेम फॉर्मूला लगा दो, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि अगर पहले सेंटर ऑफ मास यहां कहीं था, तो वो शिफ्ट होकर नई पोजीशन पे कहां पर चले गया। समझ गए? ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से कराता हूं, ये नीट में नहीं आया था, ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है। देखो तो यार, एक फिक्स प्लैंक है, सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर है, मैन ऑफ मास m2 गोज टू अदर एंड ऑफ फिक्स प्लैंक ऑफ मास m1। तो एक मैन है m1 मास का, ठीक है, m1 मास का m2 मास का, ये m2 मास का मैन है और m1 मास का ये प्लैंक है। ठीक है। अब ये प्लैंक फिक्स है, यहां पर जमीन पे ये फिक्स है। अब ये आदमी क्या करता है, यहां से चल के यहां पहुंच जाता है, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ वो बताना है मुझे। तो देखो, पहले ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, प्लैंक तो फिक्स है। अब मुझे बताना है सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे भाई, x में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होएगा। चलो मैं लिख के बताता हूं आपको। सेंटर ऑफ मास के शिफ्ट होने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि भाई सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा,
सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 प्लस m2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व कर लो यार। m1 तो प्लैंक है, ये कितना डिस्प्लेस हुआ, 0 डिस्प्लेस हुआ, प्लस m2 कितना डिस्प्लेस हुआ, m2 जो मास है कितनी लेंथ चल लिया, l लेंथ चल लिया, तो m2 का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो l हुआ अपॉन m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास इतना मूव हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये हमारा आंसर आ गया m2l अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो जो पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, इधर देख लो, जो पहले सेंटर ऑफ मास यहां था अब वो शिफ्ट होके यहां पहुंच गया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट आया वो इतने के बराबर आया। जो पहले यहां था सेंटर ऑफ मास, भाई इसके और प्लैंक के सेंटर के इधर कहीं बीच में, ठीक है, वो जब ये आदमी इधर शिफ्ट हो गया तो सेंटर ऑफ मास भी उधर शिफ्ट हो गया। समझ गए? ठीक है, चलिए अब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी सेम ही है। पोजीशन के जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी का भी वही फॉर्मूला है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी वही फॉर्मूला है। सेंटर ऑफ मास में एक ही फॉर्मूला है, देखें तो ये सब निकालने का, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 a1 m2 a2 ब्ला ब्ला m1 प्लस m2। ठीक है, यहां टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ये। ठीक है, चलो अब 2010 में ये क्वेश्चन आया था, अब मुझे फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एक चीज इसमें वेलोसिटी साइन के साथ डलती है। एक पार्टिकल अगर इधर जा रहा है और एक उल्टा जा रहा है, तो अगर आपने इधर को पॉजिटिव लिया है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डलेगी और इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डलेगी। ये ध्यान रखना, बच्चे साइन में गलती कर देते हैं। यहां पर नीट वाले बहुत बेशरम होते हैं, साइन में भी गलती कराते हैं वो। ठीक है, चलो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, चलो एक पार्टिकल के लिए आपने क्या पढ़ा था, एक पार्टिकल के लिए मोमेंटम अपन पढ़ के आए थे। मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकालते हैं, सिस्टम का मोमेंटम आप सिस्टम का मास, ठीक है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से निकाल सकते हो। तो पहला फायदा देखो, सेंटर ऑफ मास का समझ में आ गया आपको, ये बहुत फायदे की चीज है। पता है कैसे, देखो मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5, कोई इधर जा रहा है, 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 सबकी वेलोसिटी गिवन है। अब मुझे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है, तो दो तरीके हैं, एक तो मैं m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 m4 v4 m5 v5 ऐसे करूं, या फिर सबका मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 इंटू vcm कर दूं। टोटल मास इंटू सेंटर मास की स्पीड वेलोसिटी से आपको पूरे सिस्टम का मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, बहुत पावरफुल है ये चीज। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगता है सिस्टम के लिए, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू m इंटू ACM होता है। सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इक्वल टू m इंटू ACM होता है। जैसे एक पार्टिकल के लिए नहीं होता है एक्सटर्नल फोर्सेस नेट फोर्स इक्वल टू m ACM, इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस काउंट होती है सिर्फ, क्योंकि यार इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाती हैं यार एक दूसरे से। इंटरनल फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ पेयर में लगती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इक्वल टू m ACM। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक सिस्टम की, क्या होती है वो ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मान लो एक सिस्टम में दो पार्टिकल हैं, जैसे एक पार्टिकल है m1 मास का जो v1 से जा रहा है, दूसरा है m2 जो v2 से जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पूरे सिस्टम की, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो जितने भी पार्टिकल हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम कर दो तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी सिस्टम की। अब यहां पर एक सावधानी बरतनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है कोई भी बच्चा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से नहीं निकालेगा। सर आपने मोमेंटम निकलवा दिया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से, आपने न्यूटन सेकंड लॉ लगवा दिया, तो सर काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं हो रहा ये, काइनेटिक एनर्जी में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि
काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर ऑफ स्पीड आ रहा है। तो जैसे समझना, ये 2 kg का पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ये 2 kg का पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो, इसकी VCM निकालो। आप इसकी VCM निकालोगे तो इधर को पॉजिटिव ले लो तो ये +5 हो गई, ठीक है, ये +5 हो गई और ये -5 हो गई। तो VCM कितना होएगा, 2m1v1 प्लस m2v2 -5 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो 10 - 10 0 हो गया। तो VCM 0 हो गई। देखो इस केस में VCM 0 हो गई। यार VCM 0 हुई कि नहीं हुई सर? बिल्कुल हो गई VCM 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो गई, पर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या है? सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैं कैलकुलेट करूं तो ½ mv² प्लस ½ m2v2²। काइनेटिक एनर्जी में तो स्पीड आती है, तो ये 25 + 25 50 जूल्स हो गई। और अगर मैं इससे निकालूंगा तब तो 0 आएगी, क्योंकि VCM तो 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी इस तरीके से मत निकालना। काइनेटिक एनर्जी कभी भी इस तरीके से मत निकालना। मोमेंटम निकाल सकते हो पर काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है? ऐसे नहीं आती है वो, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे बॉम्ब वाले सवाल सॉल्व होंगे वो ये है। अब पूरा फोकस इधर आ जाना चाहिए। अब कोई गपोड़बाजी नहीं, कुछ नहीं, पूरा फोकस इधर, ठीक है? एक्सटर्नल फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स नेट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे 0 है, इंटरनल कुछ भी हो, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लगती है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लगती है तो जो सिस्टम का मोमेंटम है इनिशियल, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। समझ गए? इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, ठीक है? यहां लिख लेता हूं मैं इसको। तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर साइन के साथ में इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है तो इंटरनल कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल देखना, देखो बहुत केयरफुली समझना, एग्जाम्पल देखना इसमें, ठीक है? मैं ये जो एग्जाम्पल कराता हूँ ना, मेरे को वो IIT बॉम्बे का किस्सा याद आ जाता है हमेशा यार। बहुत जबरदस्त किस्सा था वो भी। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, मस्त वाली एकदम, है ना? ये इसको अप्लाई करते हैं। ये बॉम्ब के एक्सप्लोजन में भी सेम चीज होती है। बॉम्ब के एक्सप्लोजन में भी सेम चीज होती है। मान लो एक आदमी जो है, एक आदमी सपोज करो 10 किलो का आदमी है। ये क्या बात करो सर, 10 किलो का आदमी होता है क्या? अरे बच्चा मान लो यार, 10 किलो का बच्चा है। उसने 5 किलो का बैग अपने पास में पकड़ के रख रखा है। और सर क्या बात कर रहे हो 10 किलो का बच्चा और 5 किलो का बैग पकड़ के बैठा हुआ है। हाँ अब मान लो यार, ठीक है, 5 किलो का इसने बैग पकड़ा हुआ है, इतना बड़ा बैग लेके पकड़ा हुआ है ये, ठीक है? अब ये क्या करता है, या इसने ऐसे ऐसे यहाँ पकड़ के बैठ जाते हैं यार। इसको रुको, ये ऐसे ऐसे 5 किलो का, ऐसे 5 kg का, ध्यान से सुनना, 5 किलो का बॉक्स है और ये 10 किलो का बच्चा है, ठीक है? ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब नो फ्रिक्शन, ठीक है? नो फ्रिक्शन, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है ये, ठीक है? अब देखो क्या होता है इसमें, 10 किलो का बच्चा और 5 किलो का बस्ता है। अब इसने सोचा यार मेरे को पीछे जाना है और बैग को मैं आगे धक्का दे दूं, फ्रिक्शन नहीं है कुछ भी, ठीक है? तो इसने क्या करा, ध्यान से सुनना, अभी इस बच्चे ने बैग को आगे धक्का मारा, बैग को आगे धक्का मारा, ठीक है? तो क्या हुआ, ये इनिशियल कंडीशन थी, दोनों रेस्ट पर थे। फाइनल कंडीशन में क्या हुआ, फाइनल कंडीशन में इस आदमी ने इसको अपने हाथों से जो है धक्का मारा, तो ये 5 kg का जो ब्लॉक है ये चला गया, मान लो
ये चला गया सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से ये आगे चले गया, तो ये आदमी जो है आपको बताना है ये कितने से पीछे जाएगा, इसकी स्पीड कितनी होगी इस आदमी की। यार इसने इसको आगे धक्का मारा तो यार इसके ऊपर तो पीछे धक्का लगा, इसने इस बैग को आगे धक्का मारा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसके ऊपर तो पीछे धक्का लगा, लगा कि नहीं लगा, लगेगा, लगेगा ऐसे धक्का। करके देख लेना ट्राई। आप किसी चीज को आगे धक्का मारोगे, स्पेस में लोग ऐसे ही करते हैं यार, एक चीज को आगे फेंकते हैं खुद पीछे जाते हैं। आपको हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं हो ऐसा, क्योंकि आप स्मूथ सरफेस पे खड़े नहीं होते हो, आप रफ सरफेस पे खड़े होते हो। तो जब आप रफ सरफेस पे खड़े हो ना, तो आप एक को धक्का मारते हो तो आपको फ्रिक्शन पीछे जाने से बचा लेता है, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है बच्चा, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, लाइफ बन जानी है, ठीक है। तो यार 20 और v, अब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सर क्या मजाक कर रहे हो, देखो नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स है, mg एक्सटर्नल फोर्स है। अबे मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इन x डायरेक्शन नो एक्सटर्नल फोर्स, x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सर इन दोनों ने जो आपस में लगाई एक दूसरे के ऊपर में, इसने F से धक्का मारा, इसको भी F से धक्का मिला, वो इंटरनल फोर्स है। ये जो इनकी जो फोर्स है दोनों की, ये जो इसने इसके ऊपर लगाई F फोर्स और जो इसके ऊपर लगी F फोर्स, ये तो यार इंटरनल फोर्स है, ये तो कैंसिल आउट हो गई ना, क्योंकि दोनों सिस्टम में हम मान रहे हैं, दोनों लोगों को हम सिस्टम में मान रहे हैं। तो क्या होगा, मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, ये इक्वेशन में लगाने वाला हूं, P इनिशियल प्लस P फाइनल इज इक्वल टू P फाइनल। लगाते हैं P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो देखो इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, इनिशियली जो मोमेंटम था, अब देखो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगाते हैं, P इनिशियल वेक्टर में इक्वल टू P फाइनल वेक्टर में, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, इधर भी आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव। P इनिशियल लिखो, दोनों का मोमेंटम 10 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, दोनों रेस्ट पर बैठे थे। फाइनल मोमेंटम लिखो 10 kg की स्पीड पीछे है v, तो 10 इंटू माइनस वी लिखूंगा मैं, ध्यान से सुनना, माइनस वी लिखूंगा मैं, ठीक है, प्लस का प्लस 5 इंटू प्लस 20। तो अब सॉल्व कर लो यार, इधर तो 0 था, इसको इधर ले आओ, तो 10v इज इक्वल टू 5 टू जा 10 100, तो ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई, देखो v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे भागेगा, और ये आदमी, ये बॉक्स जो है 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे भागेगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये मजा आया। तो एक्सटर्नल फोर्स जब 0 हो, ठीक है, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। अब जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो 2 टुकड़े में ब्लास्ट होता है एग्जाम में, या 3 टुकड़े में ब्लास्ट होता है। मान लो वो 2 टुकड़े में ब्लास्ट होता है, मान लो, तो वो क्या होता है, ये अंदर से विस्फोट होता है, अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, ये इसको धक्का मारता है और ये इसको धक्का मारता है, तो ऐसे जो है दोनों पार्टिकल ऐसे फट जाते हैं, फिर ऐसे दूर दूर चल जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, देखो अभी रेस्ट पर था बॉम्ब, इनिशियल मोमेंटम 0, अंदर विस्फोट हुआ, तो इंटरनल फोर्सेस के कारण से विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स के कारण से हुआ, तो वहां भी हम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर देंगे। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ही बॉम्ब एक्सप्लोजन माना जाता है। समझ गए सब लोग, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 2003 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, बॉम्ब एक्सप्लोजन का, बहुत सारे आए हैं, हमने देखा ही था, उसमें 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, केयरफुली करेंगे सब लोग, गलती नहीं करनी है। देखो अब नाक मत कटाना बिल्कुल भी, ठीक है ना। फिर आपको वो IIT का मस्त वाला किस्सा सुनाऊंगा, चलो एक मोमेंटम वाला, बढ़िया मजा आएगा आपको। देखो स्टेशनरी पार्टिकल, इंटरलाइन कर लो, स्टेशनरी इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, रेस्ट पर, ये आपकी किताब कॉपी वाली स्टेशनरी नहीं है ये, ठीक है ना। एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्टिकल्स,
ऑफ मासेस m1 एंड m2, दो मासेस में एक बॉम्ब फूटता है, विच मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा वो, क्योंकि मोमेंटम तो जीरो करना है, इनिशियल जीरो है, तो एक इधर धक्का पड़ा तो इधर धक्का पड़ेगा। वेलोसिटी v1 और v2 है, ठीक है। पूछा क्या है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो पूछा है। तो हुआ क्या, एक चीज समझना, एक बड़ा पार्टिकल था इनिशियल कंडीशन, और फाइनल कंडीशन में क्या हुआ, जो फाइनल कंडीशन हुई ऐसे लिख लिया करो, m1 का पार्टिकल और m2 का पार्टिकल, m1 वाला इधर गया v1 से, m2 वाला इधर गया v2 से, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इंटरनल फोर्स जीरो है, लगा दो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। मुझे एनर्जीज का रेशो बताना है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, वेक्टर के साथ लगा रहा हूं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, पहले एक डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर पॉजिटिव ले लिया। इनिशियल मोमेंटम कितना है, दोनों जीरो जीरो पर है, 0 + 0 इज इक्वल टू, इसका लिखो m1 माइनस v1 प्लस m2 v2। तो ये क्या आ गया, देखो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। कई लोग इसे रटवाते हैं, ध्यान से सुनना, देखो कई लोग इसे रटवाते हैं कि यार ये रट्टा मार लो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, पर मैं नहीं रटवाता हूं इसको। कारण क्या है, 3 पार्टिकल टूटे तब क्या करोगे आप, तब क्या करोगे, इसलिए इसको मत रटो। 2 पार्टिकल में काम कर जाता है, और वो भी कब काम करता है, ध्यान से सुनना, कई लोग इसको रटवाते हैं पर मैं नहीं रटवाता हूं, रटने की जरूरत नहीं है। देखो ये कई लोग करते हैं यार, सिंपल m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लगा दे, अरे भाई वो ये तब होल्ड करता है सिर्फ जब ये रेस्ट पर हो, सबसे पहली चीज तो, और 2 में टूट रहा हो। अगर ये चल रहा होता शुरू में से ही तो फिर ये होल्ड नहीं करता, और अगर 3 में टूट जाता तो फिर ये होल्ड नहीं करता। तो जो रटने वाले बच्चे होते हैं ना, जो फिजिक्स को फील से नहीं पढ़ते हैं, वो बस 3 पार्टिकल में टूटा तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू m3 v3 लगा देते हैं, और 0 अंडा मिलता है उनको -1 के साथ में। रटो मत, ये हम डिराइव करके लेके आए हैं, 2 स्टेप में कुछ नहीं जा रहा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, समझ के करोगे तो। रटना मत यार, देखो फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, मोहब्बत करने की चीज है। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, ठीक है। अब m1 v1 इक्वल टू m2 v2 आ गया, अब मुझे किसका रेशियो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी E1 कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और E2 कितनी है, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों का रेशियो ले लो, दोनों को डिवाइड कर लो, हाफ और हाफ तो कट गया। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो अभी इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसको आई विल राइट लाइक दिस, आई विल राइट लाइक दिस, m1 v1 v1 m2 v2 v2, ऐसे लिखूंगा मैं इसको। देखो m1 v1 v1 m2 v2 v2। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि m1 v1 इक्वल टू m2 v2 है, तो मैं इसको काट ही दूंगा यहां से। तो E1 बाई E2 का जो रेशियो आ गया, वो आ गया काइनेटिक एनर्जी का v1 बाय v2। यस, सॉल्व्ड इट। सर चेक करते हैं, लो कहीं पर भी ऑप्शन ही की बननी है v1 बाय v2 का। अब क्या करूं मैंने तो v1 बाय v2 निकाल लिया, अब मैं इधर से निकालूंगा v1 बाय v2 कितना है। v1 बाय v2 इज इक्वल टू m1 नीचे जाएगा m2 बाय m1, तो ये मेरा आ गया है m2 बाय m1 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 समझ गए, सॉल्व हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल करा सबसे पहले, 0 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस के साथ में प्लस m2 v2, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 आया। इसमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना था, सॉल्व कर लिया, v1 बाय v2 m2 बाय m1 के बराबर आ गया। राइट ऑन, समझ गए सर, समझ गए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा दूसरा सवाल करो, चलो। हाँ भाई, तो अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg एट रेस्ट, इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस ऑफ 18 kg एंड 12 kg। तो डायग्राम बनाते जाओ, 30 किलो के भाई साहब
टूट गए हैं कितने में, 12 किलो में और 18 किलो में। ठीक है, डायग्राम बनाते जाओ। वेलोसिटी ऑफ 18 kg 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी हो अदर मास, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो पहले इसकी v निकालनी पड़ेगी। कर लेंगे सॉल्व। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, इधर को पॉजिटिव ले लिया तो 0 + 0, यहाँ तो 0 है, इज इक्वल टू बेसिकली 30 × 0। इनिशियल क्या है, 30 × 0 है। 2 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ ना, एक बड़ा 0। 13 × 0 इज 18 × 6 प्लस 12 × -v। सॉल्व कर लेंगे तो v की वैल्यू 72/12, 6 मीटर पर, सॉरी ये 2 से कटेगा तो 18/2 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता ना, देखो अभी 9 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी। ठीक है, तो 9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, हाफ इंटू 12 इंटू 9 स्क्वायर, 81 × 6, 81 × 6 इज 486। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है 2013 में सवाल आया था, अब इसमें 3 पार्ट में टूट रहा है। थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ गया है। अब 3 पार्ट में टूट रहा है। अब ये एक्सप्लोजन 3 पार्ट में हो रहा है अभी। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। देखो, एक लाइन ऑफ कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा, ये टेंशन मत लेना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, अगर तमीज से पढ़ ली तो इस क्वेश्चन को। एक एक्सप्लोजन हो रहा है जो एक रॉक को 3 पार्ट में तोड़ रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, 2 ऑफ देम, 3 में से जो 2 हैं, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल पे। तो 2 तो राइट एंगल पे जाते हैं। तो एक यार बड़ा पार्टिकल है, एक बड़ा पार्टिकल है वो 3 में टूट रहा है, एक, और एक दूसरा जो 2 और 3 में। ठीक है, 3 बना लेते हैं यहां पर अपन। ठीक है, तो 2 जो है राइट एंगल जा रहे हैं। एक 1 kg का है जो 12 मीटर पर सेकंड से गया, तो ये 1 kg का बना लेता हूं मैं इसको यार। इसको मैंने 1 लिख लिया, 1 kg। ये गया कितने से गया, ये गया 12 मीटर पर सेकंड से गया ये। ठीक है, और दूसरा जो है सेकंड पार्ट 2 kg का है जो 8 मीटर पर सेकंड से गया। ये 2 kg का पार्टिकल गया इधर 8 मीटर पर सेकंड से। अगर थर्ड वाला 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसका मास बताओ। अगर थर्ड वाला पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसका मास बताओ। अब पता है कई बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बस सीधे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। सर इसका मास m3 मान लिया, इसकी वेलोसिटी हमने किधर v मान ली, v की वैल्यू निकालनी है। आपने सिखाया था कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सर जयराम जी की इधर 0 है, 0 इज इक्वल टू सर m1 v1 1 × 12 प्लस 2 × 8 प्लस 4 × v। कैलकुलेट कर लेंगे सर, 12 + 16 कितना आ गया, 12 + 16 आ गया 28, 28 प्लस 4v, तो v की वैल्यू आ गई सर अरे mv आएगा, मैंने गलती लिख दी यहाँ पर। ये तो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, माई मिस्टेक। ये तो 4 से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। m मास का पार्टिकल है तो यहाँ प्लस m × 4 लिखना था, तो m × 4 लिखना था यहाँ पर। देखो m × 4 लिखना था, m × 4 तो m की वैल्यू -7 आ गई सर। ठीक है, माइनस की कहीं गलती कर दी होगी सर। 7 kg नीट वालों ने उल्लू बनाने के लिए 7 kg भी ऑप्शन दे रखा है, जो कि सरासर गलती है। महापाप क्या करा हमने यहां पर, महापाप क्या करा हमने यहां पर, बोलो। महापाप ये करा हमने भैया, वेक्टर का साइन नहीं लगाया। ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं यहां पर ऐसे नहीं जोड़ सकता हूं, मुझे वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। सो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग करा है मैंने, तो मेरे को आई कैप जे कैप में काम करना पड़ेगा यहां पर, समझ रहे हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो, तो मुझे आई कैप जे कैप में काम करना पड़ेगा, तो पहले मेरे को ये भी देखना पड़ेगा ये 4 मीटर पर सेकंड वाला किधर जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड वाला किधर जा रहा है पार्टिकल। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन तो पता ही नहीं हमको, तो आई कैप जे कैप में हम कैसे काम करें।
तो देखो अब ध्यान से सुनना, ये m मास का पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, m मास का पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, किधर जाएगा? अब ध्यान से सुनना बहुत केयरफुली। अब मेरे पास में, अब ये वेक्टर में सवाल हो गया। अब ये मेरे पास में एक इक्वेशन है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, है ना, इनिशियल तो 0 है। अब 3 पार्टिकल है 1 2 3, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम प्लस तीसरे का मोमेंटम। मजा आ जाएगा, दीवाने बन जाओगे फिजिक्स के आप। तीनों वेक्टर का सम 0 आ रहा है, तीनों वेक्टर का सम 0 आ रहा है, तीन वेक्टर्स का सम 0 आ रहा है। तीन वेक्टर कौन से हैं? 1 इंटू 12, 2 इंटू 8 और m इंटू 4। तीन वेक्टर का सम 0 आ रहा है। तो मैं 3 वेक्टर बनाता हूं, देखो पहले, लेट्स मेक इट नाउ, मजा आने वाला है। तो पहला वेक्टर m1 v1 का 1 इंटू 12 का पहला वेक्टर, ये देखो 1 इंटू 12 का मतलब 12 मैग्नीट्यूड का पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर 2 इंटू 8 का, 2 इंटू 8 का दूसरा वेक्टर मतलब 2 8 या 16, 2 8 या 16 का दूसरा वेक्टर। अब मुझे तीसरा वेक्टर ऐसे बनाना है जो इन दोनों के साथ जुड़ के 0 दे दे, जो इन दोनों के साथ मिलके 0 दे दे। मतलब जो P3 है उसका मैग्नीट्यूड तो इन दोनों के सम के बराबर है, जो P3 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो P1 प्लस P2 वेक्टर के बराबर है। तो देखो मैं इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर लूंगा। 12 और 16, 12 और 16, 12 और 16 को आप पाइथागोरस से करोगे अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो इनका सम इधर आएगा और वो आ जाएगा 400, 144, 256, तो 20, 4 3 जा, 4 4 जा, 4 5 जा, 3 4 5 होता है ना, तो 20 का मैग्नीट्यूड आ गया इन दोनों का सम। तो जो ये P3 वेक्टर है, ये P3 जो वेक्टर है इसका ये इधर होना चाहिए, P3 वेक्टर इधर होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 20 के बराबर होना चाहिए। तो 20 के बराबर कैसे होएगा? m इंटू 4, तो m इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 20, m इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 20। बोलो समझ में आया सबको? m इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 20। तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास में 5 kg। ऑसम, ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन था यार, मतलब वन ऑफ द रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन 2013 में। नीट वाले ऑप्शन बड़े शानदार बनाते हैं, 7 kg बनाए कि जिसने रट्टा मारा हो ना उसको फंसा के कर दें, लेकिन ये ऐसे होएगा, 3 वेक्टर का सम 12, 16 और 20 का सम 0 होएगा। ऐसे सॉल्व कर लिया हमने फील के साथ में, ठीक है। चलो ऑसम मैथ्स, ठीक है। चलिए नाउ अब एक और सवाल है यार, ये बिल्कुल एकदम सेम, ये वही बॉम्ब एक्सप्लोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन चल रहा है। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, गलत करेंगे नहीं अब सवाल को ऐसा भी, ठीक है। अब जो आदमी है वो एक जो बैग है ग्रेविटी फ्री रीजन में खड़ा है, अब वो बैग को नीचे फेंक रहा है तो खुद ऊपर जाएगा। ग्रेविटी नहीं है, ध्यान रखना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है किसी का भी, तो ये बैग नीचे जाएगा और आदमी ऊपर जाएगा। उससे सॉल्व करना है ये वाला सवाल, ठीक है। इसको मैं आपको छोड़ रहा हूं, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना सॉल्व करके किसका आंसर आया। इसका आंसर 10.1 है, ठीक है। क्वेश्चन बता देता हूं, एक 50 किलो का आदमी है, 50 kg का, ग्रेविटी फ्री स्पेस में खड़ा है 10 मीटर की हाइट पे, ऑलरेडी 10 मीटर की हाइट पे खड़ा हुआ है। ही थ्रोज अ स्टोन, वो पत्थर फेंकता है 0.5 kg का, क्या बात है, पत्थर फेंकता है वो नीचे 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। जब स्टोन यहां गिरेगा तो ये आदमी कितना ऊपर होगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो इस आदमी की वेलोसिटी निकाल लो, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0 करके इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये देख लो ये कितनी देर में नीचे पहुंचेगा, उतनी देर में कितना ऊपर पहुंचेगा वो निकाल लो। और जब ये यहां पर पहुंच जाएगा आदमी, जब ये आदमी यहां पर पहुंच जाएगा, जब ये आदमी यहां पर पहुंच जाएगा तो फाइनल डिस्टेंस बता देना, ये वाला 10.1 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक सवाल और आया है जबरदस्त वाला 2012 का, ये पढ़ो। इसका आंसर 0 है, पहले ही बता देता हूं मैं, इसका आंसर 0 है। सर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो? सर थ्योरी थ्योरी बढ़ा दो। अरे बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता।
जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 person of masses 555 kg and 65 kg respectively are at the opposite ends of a boat। तो एक बोट है, एक बोट बना लेता हूँ यार, सिंपल बोट ही बना लेता हूँ, ठीक है चलो ऐसी। एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। ये 55 किलो का आदमी है, ये 65 किलो का आदमी है, ठीक है। लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर, बोट की लेंथ 3 मीटर है, और ये बोट का वजन जो है 100 किलो की बोट है, 100 केजी की बोट है। अभी जो 55 केजी का आदमी है ये चल के इधर आ जाता है, इसको इससे बातचीत करनी है, तो ये आदमी चल के जो है ना इसके पास में आ जाता है, यहाँ पर ये दोनों पास पास आ जाते हैं और उसके साथ जाके बैठ जाता है। अगर बोट स्टिल वाटर में है, पानी में है बोट, सर बोट तो पानी में ही होगी, पानी चल नहीं रहा है, पानी रुका हुआ है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा? ध्यान से सुनना, देखो ये आदमी स्टिल वाटर में था, बोट स्टिल वाटर में थी, ये आदमी चल के इधर पहुंच गया, ठीक है, और यहां पानी है। सेंटर का सिस्टम ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ? अब मजे की बात पता है इसमें क्या है, बच्चों को लगता है अरे 55 किलो का इधर शिफ्ट हो गया 3 मीटर, उससे सॉल्व कर लेते हैं। सर वो आपने डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला बताया था ना, उससे सॉल्व कर लेते हैं। 55 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, भाई ऐसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ सर 55 वाला देखो 3 गया, 55 इंटू 3 प्लस 65 वाला तो गया ही नहीं, और बोर्ड भी नहीं गई, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास 55 प्लस 65 प्लस 100, तो ये हो जाता है, जो भी सवाल सॉल्व करके कुछ वैल्यू आ जाती है और एक आंसर इसमें गिवन है। ये गलत है, इसमें गलती है। पता है क्या गलती है इसमें? इसमें ये गलती है भैया, बोट भी तो पीछे गई होगी, बोट भी पीछे गई होगी। इसमें जो ये जीरो है ना, ये बड़ा वाला जीरो लफड़ा है, ये गलत है जीरो लिखना। जब आदमी बोट के ऊपर आगे चल रहा है तो वो बोट को भी तो पीछे धक्का दे रखा होगा ना, तो बोट पीछे गई होगी। सर तो मैं कैसे निकालूं बोट कितना पीछे गई? आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सुनना, देखो इसका आंसर जीरो क्यों है, सेंटर ऑफ मास जीरो क्यों मूव हुआ है। ध्यान से सुनो, देखो अब मजा आने वाला है। देखो क्या हुआ, हुआ क्या, ये आदमी आगे चला, इन तीनों को मिला के सिस्टम ले लो एक, इन तीनों को मिला के हम एक सिस्टम ले लेते हैं। सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? जीरो है। पानी तो ऊपर लगा रहा है, mg नीचे लग रही है, एक्सटर्नल में x में तो फोर्स जीरो है। तो भाई सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल कितना था? जीरो, फाइनल कितना था? जीरो। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो गई? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो गई। तो भाई सेंटर ऑफ मास चला ही नहीं, सेंटर ऑफ मास चला ही नहीं, ये इंटरनली मूव हो गए इधर से उधर। सेंटर ऑफ मास तो वहीं का वहीं मौजूद रहा। जब सेंटर ऑफ मास चला ही नहीं, वेलोसिटी उसकी जीरो रही, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो रहा। बोलो समझ में आएगा? बोलो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? दिल जीत लिया ना क्वेश्चन ने और फिजिक्स ने, समझे? देखो हुआ क्या, इसमें ये गया, बोर्ड भी तो पीछे गई साथ में, बोर्ड वानी खड़ी हुई है, तो ये लगाना गलत है, 100 इंटू जीरो लगाना गलत है। अब बोर्ड कितना पीछे गई मैं क्यों कैलकुलेट करूं, जब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, इनिशियल जीरो था, फाइनल जीरो है, वीसीएम जीरो है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है कोलिजन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्लोजन के बाद, या उससे उसके बराबर, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है ये। दो कोलिजन हम पढ़ेंगे, हेड ऑन कोलिजन और एक ओब्लिक कोलिजन। 99% चांस है हेड ऑन कोलिजन का सवाल ही आएगा, लेकिन मैं ओब्लिक कोलिजन का भी आपको फॉर्मूले वगैरह तो सारे बताऊंगा। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, 20 सालों में इसी पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए तो हेड ऑन कोलिजन किसे कहते हैं यार, जैसे टक्कर होना, कोलिजन मतलब टक्कर होना, एक बॉल है दूसरी बॉल है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, विजुलाइज करो। देखो
हेड ऑन कोलिजन को विजुलाइज करो और ऐसे भिड़ गई, इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन हेड ऑन कोलिजन की क्या है? हेड ऑन कोलिजन कब बोला जाता है? जब जो नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल है, उसी के अलोंग वेलोसिटी हो। हेड ऑन बुड़ूम 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 बुड़ूम, ठीक है। तो यार कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों की जो वेलोसिटी है, तब जाके हेड ऑन कोलिजन बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब जैसे एक बॉल दूसरी बॉल के पीछा कर रही है, देखो ये, और भिड़ गई उससे जाके, विजुलाइज करो, देखो मजा आएगा, ये हेड ऑन कोलिजन हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब ओब्लिक कोलिजन कैसा होता है? अगर एक की वेलोसिटी जो है कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं है, यार व्हाइट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा कलर में पेन हो गया यहाँ पर, कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं, तो उसे ओब्लिक कोलिजन बोला जाता है। जैसे देखो ये टेढ़ी जा रही है, ये ऐसे भिड़ रही है, बुड़ूम, इनकी नॉर्मल देखो ऐसी है, लेकिन एक इधर जा रही है, किधर जा रही है, ये वेलोसिटी इसके अलोंग नहीं ना, तो ये ओब्लिक कोलिजन हो गया, राइट है, ठीक है। चलिए, अब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? आप हेड ऑन, अब सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन को समझते हैं। हेड ऑन कोलिजन बिल्कुल दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जैसा होता है, दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जैसा होता है, उसको समझना, क्योंकि इसमें इंटरनल में से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पूरी रिसर्च के साथ बात करते हैं हम। इंटरनल समझना, देखो सर सीधा फॉर्मूला बताओ, नक्की करो काम, नहीं फिजिक्स ऐसे नहीं, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे और 150 प्लस पार लगा दे, ठीक है। तो देखो, एक ब्लॉक M1 है V1 मास का, एक ब्लॉक M2 है V2 M1 है V1 से जा रहा है, M2 है V2 से जा रहा है। इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, मान लो M2 में, इसकी पूंछ स्प्रिंग की है। हेड ऑन कोलिजन को समझना, देखो क्या हो रहा है। अब ये इसका पीछा कर रहा है, तो ये इसकी स्प्रिंग दबाएगा, इसका पीछा कर रहा है, इसकी स्प्रिंग दबाएगा, ये दबाएगा, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा। अच्छा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी की बात बाद में करते हैं, चलो रुको, पहले ये समझते हैं। अब ये इसको दबाता जाएगा, जब तक इनकी कॉमन वेलोसिटी नहीं हो जाएगी। भाई उसको दबा रहा है, स्प्रिंग दबा रहा है, आगे वाले को तेज कर रहा है, खुद धीरे हो रहा है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, v1 डैश हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई, इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई, ठीक है। v1 डैश और v2 डैश, v1 डैश और v2 डैश। तो क्या हुआ, ये इसका पीछा कर रहा था, ये v2 से आया, फिर ये कॉमन वेलोसिटी दोनों की हो गई, v कॉमन, सेंटर मास की जो वेलोसिटी थी कॉमन वेलोसिटी हो गई, फिर ये आगे निकल गया, ये पीछे आया, ठीक है। अब देखो, यहां पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यहां पर। अब क्या हुआ, जब ये इसको प्रेस करने लगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग गई। तो काइनेटिक कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जा रही है, काइनेटिक कम, पोटेंशियल ज्यादा, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फिर जब इसने इसको छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी फिर मिनिमम हो गई स्प्रिंग की। अब इसको कोलिजन से समझते हैं। देखो, ये ब्लॉक के बदले एक बॉल लो आप, ये v1 से जा रही है, ये बॉल v2 से जा रही है। अब जब दोनों भिड़ते हैं, जब दोनों बॉल भिड़ती है ना, जैसे एक बॉल इधर से आई, इसको भिड़ाया, तो एक दूसरे को क्या कंप्रेस करती हैं, दबाती हैं वो। आप स्माइली बॉल लेना, एक को भिड़ाना दूसरे से, देखना वो दोनों जो कंप्रेस होती है ना, तो कंप्रेस करती है एक दूसरे को। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इनके बीच में, ठीक है। और फिर आगे वाली दूसरी वेलोसिटी से चल जाती है टक्कर होने के बाद, और पीछे वाली दूसरी वेलोसिटी से चल जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, पहले मैक्सिमम होती है, फिर कम होती है, फिर वापस मैक्सिमम हो जाती है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में। तो पूरे कोलिजन के दौरान एक चीज समझना, पूरे कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, इनिशियल और फाइनल बराबर होती है, ये दोनों बराबर होती हैं, लेकिन पूरे रास्ते के दौरान कांस्टेंट नहीं रहती है। इस पे सवाल आते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट इन द प्रोसेस, बट हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक होती है, रास्ते में नहीं होती है बराबर, ठीक है। चलिए, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, ये तो देख ही लिया हमने।
टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट होती है। भाई इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट होता है, वो बराबर होता है, क्योंकि काइनेटिक ही पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। ध्यान से सुनना, देखो तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल आर इक्वल बट इट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इनिशियल और फाइनल बराबर होती है पर प्रोसेस में कांस्टेंट नहीं होती है। तीसरी चीज, जब वेलोसिटी कॉमन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक मिनिमम होती है। ठीक है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक के बराबर होती है और रास्ते में कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए मजा आ गया। अच्छा, जो टक्कर हो रही है, एक चीज और टक्कर हो रही है, उसमें एक चीज और होती है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। होएगा ही सही, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी टक्करबाजी हो रही है वो इंटरनल फोर्स है। सिर्फ इंटरनल फोर्स होती है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, तो चलो ये 2000 में क्वेश्चन आया था एम्स के एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फटाफट से बताओ। कोलिजन में जितने भी कोलिजन्स होते हैं, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा यार, ये ना इनइलास्टिक कोलिजन के सवाल आ गए इसमें, इसको बाद में करेंगे, इनइलास्टिक पढ़ने के बाद में, है ना। ये इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती, कम हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है इनइलास्टिक में। यू विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। पहले नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं फटाफट से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, चलो। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना। सारे कोलिजन अपन दो इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, सारे कोलिजन जो हैं अपन दो इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो E, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है E। एक बॉल V1 से जा रही है, दूसरी बॉल V2 से जा रही है, इसका साइन है दोनों के बीच में टक्कर हो गई। ठीक है, और ये V1 डैश से चली गई, ये V2 डैश से आगे चली गई। ठीक है, अब देखो, अब जो E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब E इज इक्वल टू, भाई कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रही है, V2 डैश माइनस V1 डैश, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी वेलोसिटी से ये एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, V1 माइनस V2, और कितनी वेलोसिटी से ये दूर जा रही हैं, V2 डैश माइनस V1 डैश। इसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमको पता है सर। इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो जब हम इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी कोलिजन का, कोई से भी कोलिजन का सवाल आ जाए, दो इक्वेशन लगानी होती है हमेशा। ध्यान से सुनना, दो इक्वेशन लगानी होती है हमेशा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम विद वेक्टर साइन। तो देखो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, साइन के साथ डलती है इसमें वेलोसिटी। और दूसरी इक्वेशन हम लगाते हैं E की इक्वेशन। तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी कोलिजन आ जाए, आगे कोई सा भी कोलिजन आ जाए, आप इसमें दो इक्वेशंस लगा देना, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और E की इक्वेशन v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v1 माइनस v2, सेपरेशन की वेलोसिटी अपॉन अप्रोच की वेलोसिटी। ठीक है, समझ गए, समझ गए सब लोग। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नाउ दो इक्वेशन लगानी है, P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल और E इज इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन V1 माइनस V2। ऑल क्लियर, समझ में आया सबको? सर अच्छे से समझ में आया, आया अच्छे से समझ में। ठीक है, V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन V1 माइनस V2 और एक P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। सवाल प्रैक्टिस करते हैं। इलास्टिक कोलिजन के लिए E इक्वल टू 1 होता है, E इक्वल टू 1 होता है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए आप ये इक्वेशन लगाते हो और दूसरी इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, E की वैल्यू 1 होती है, V1 डैश माइनस V2 डैश इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, E की इक्वेशन लगानी है कुल मिला के। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अपन अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो
अब मेजर चीज आ रही है, कोलिजन के सवाल इस तरह से सॉल्व करे जाते हैं। तो देखो ये 2 kg की बॉल है, 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 1 kg की बॉल है, 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ये भिड़ेगी, इससे भिड़ने के बाद हमको दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है। भिड़ने के बाद तो अप्रोच समझना, पहले एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। इलास्टिक कोलिजन का मतलब E = 1 होता है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल कर दो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल कर दो वेक्टर साइन के साथ में, ठीक है। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है 2 × 4 प्लस इसका कितना है 1 × 1, दोनों आगे हैं, इज इक्वल टू इसकी V1 डैश बोली तो 2V1 डैश प्लस 1V2 डैश। कोई और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये और E की इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी। तो देखो ये कितनी आई सॉल्व होकर, 8 + 1 9, 9 इज इक्वल टू 2V1 डैश प्लस 1V2 डैश। ये जिंदगी की पहली इक्वेशन आ चुकी है, ये जिंदगी की पहली इक्वेशन आ चुकी है। सर दूसरी इक्वेशन क्या लगाएं, अब दूसरी इक्वेशन लगाओ E की इक्वेशन, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन कितने से हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की कितने से दूर जा रही हैं, V2 डैश माइनस V1 डैश, V2 डैश माइनस V1 डैश डिवाइडेड बाय इनके अप्रोच की वेलोसिटी कितनी है, ये इसको कितने से अप्रोच कर रही है 4 - 1 से। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है पास आने की, किस रेट से डिस्टेंस कम कर रही है ये 4 - 1, और E की वैल्यू कितनी है 1, इलास्टिक कोलिजन है क्योंकि। बस तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, V2 डैश, यहीं लिख लेता हूं मैं इसको, V2 डैश माइनस V1 डैश इज इक्वल टू 4 - 1 3। बस अब ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा। अब तो सिंपल है यार, आप चाहो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, V2 डैश आ जाएगी, एक में वैल्यू पुट कर देना V1 डैश आ जाएगी। ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो 2 इक्वेशन लगानी है कोलिजन के किसी भी सवाल में और सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मोमेंटम कंजर्व करना है और E की इक्वेशन लगानी है, मोमेंटम कंजर्व करना है और E की इक्वेशन लगानी है, दैट्स ऑल। फिर ये सॉल्व हो जाएगा, V1 डैश आ जाएगी और V2 डैश आ जाएगी। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यार, ठीक है, ऐड कर आके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए चेक भी कर सकते हो अपना आंसर आप फिर है ना चेक भी कर सकते हो, कोलिजन का कोई भी सवाल गलत नहीं करेगा। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं पूरा, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कोलिजन के सवाल में आप वापस से वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हो कि इक्वेशन सही आई कि नहीं आई। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 इज इक्वल टू 2V2 डैश माइनस 2V1 डैश, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 9 + 6 15, 15 इक्वल टू 3V2 डैश, तो V2 डैश की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, और इसकी V1 डैश की फिर वैल्यू हो जाएगी 5 रखेंगे इसमें तो 5 दिया जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब चेक कर लो, अब चेक करो, इसकी 5 आ गई, इसकी 2 आ गई। चेक करते हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये कितने से पास आ रही है, कितने से पास आ रही है 4 - 1 3 3, कितने से दूर जा रही है, कितने से दूर जा रही है 5 - 2 3, मतलब मैंने सही सॉल्व करा है। ये चेक करने का तरीका होता है, देखो इसमें। तो कोलिजन कैसे सॉल्व करा, मैंने सबसे पहले P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगा दिया, फिर E की इक्वेशन लगा दी और फिर आंसर निकाल लिया। चेक कर लो, 3 से अप्रोच कर रही है और 5 - 2 3 से दूर जा रही है, मेरा आंसर सही है। मोमेंटम कंजर्व करके देख लो, 2 4 जा 8, 1 + 1 9, 2 2 जा 4 + 5 9, मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, मतलब मेरा आंसर 100% सही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये सवाल 2019 में आया था, देखो अब ये सवाल, ठीक है, समझ गए। ठीक है, समझ गए बच्चों। भाई ये जेई और नीट दोनों बच्चे देख सकते हैं, मैं नीट के प्रीवियस ईयर ले रहा हूं, लेकिन ये दोनों बच्चे देख सकते हैं वीडियो। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन है सर जेई वाले भी देख सकते हैं क्या, और क्यों नहीं देख सकते, वहां भी कोलिजन ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो
अब इसमें आपसे थोड़ा सा मेहनत करवा रहा है यार, ये थोड़ा सा मेहनत करवा रहा है आपसे अब ये सवाल, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैं कंसिडर कर देता हूं, सॉल्व पूरा, आप एंड तक आंसर निकालना। अ बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m। सबसे पहला डायग्राम बनाओ, सबसे पहला डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो एक बॉडी 4m की, एक बॉडी 4m की कितने से चल रही है, u से चल रही है, वो टकरा रही है दूसरी बॉडी 2m की बॉडी से जो कि रेस्ट पे थी, ठीक है। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, कोलिजन हेड ऑन हुआ है और इक्वल टू 1 का हुआ है। आफ्टर द कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, तो ये पूछ रहा है कि यार कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ इस ए बॉडी का। भाई टक्कर हुएगी तो इस ए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, इसको v1 डैश बोलो, इसको v2 डैश बोलो। तो क्या करना है, पहले सॉल्व करके v1 डैश और v2 डैश निकाल लो, पहले सॉल्व करके v1 डैश और v2 डैश कैलकुलेट कर लो। समझ गए, कर सकते हैं ना यार, अभी तो आपको सिखाया। पहली इक्वेशन क्या, पहली इक्वेशन कौन सी लगेगी, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो 4mu प्लस आगे को पॉजिटिव ले लिया 0 इज इक्वल टू 4mv1 डैश प्लस 2mv2 डैश। अच्छा इसमें एक काम और कर सकते हो आप, u की वैल्यू और m की वैल्यू कुछ ले सकते हो चाहो तो, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पूछा है। एक ट्रिक बताता हूं, देखो इसमें ट्रिक क्या है, टेक m इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू 1 ले लो और u की वैल्यू भी कुछ ले लो, चाहो तो ले लो, u की वैल्यू भी लेना चाहो तो u की वैल्यू 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके ये m और u तो हट जाएंगे। फिर आप v1 डैश और v2 डैश निकाल लेना, ताकि आपको उसमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट हो जाएगी। पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन e की इक्वेशन, e इज इक्वल टू क्या आएगा, v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन u माइनस 0, u माइनस 0 जो कि 1 के बराबर है। दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास में, v1 डैश आ जाएगी। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट का फ्रैक्शन बताना है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ ए में से काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ ए घटा देना, जो आप कैलकुलेट कर लोगे, उसको डिवाइड कर देना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ ए से, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा नीट ने कैलकुलेशन कराई है, इसमें आपको टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, पर सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका आंसर 2 आएगा। चलिए ऑसम। अब इलास्टिक कोलिजन में स्पेशल केसेस होता है। सर इलास्टिक कोलिजन में स्पेशल केसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो यार अगर m1 और m2 दोनों बराबर हो, मतलब दोनों सेम बॉडीज होना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है इलास्टिक कोलिजन में। अगर दोनों मासेस बराबर हो तो सॉल्व करने पर क्या आता है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं साइन के साथ में, मतलब इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है। भाई इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है, ठीक है। जब मासेस बराबर होते हैं तब, जब मासेस बराबर होते हैं, जब सॉल्व करोगे तो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल करते हैं, m और m सेम मास इलास्टिक कोलिजन, ये 2 से जा रहा है, ये 1 से जा रहा है इधर, तो क्या होएगा टक्कर के बाद कुछ ऐसा होएगा, ये पहली बॉल 1 से इधर चल जाएगी और दूसरी बॉल 2 से इधर चल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई और इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, ठीक है। फटाफट से, ये रेस्ट पर है, ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है इसकी तरफ, तो क्या होगा, ये पहली वाली रेस्ट पर आ जाएगी, ये पहली वाली रेस्ट पर जाएगी, दूसरी वाली 2 मीटर पर सेकंड से आगे दौड़ जाएगी, ठीक है। समझ गए, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। चलो और करके बताओ, वो 3 से आ रही थी, 2 से ये आगे जा रही थी, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है हेड ऑन, तो ये 2 से आ जाएगी और वो 3 से निकल जाएगी। देखो ना यार, ये और ये ए वाले की बी को मिल गई
और सॉरी ए वाले की बी को मिल गई और बी वाले की ए को मिल गई। ये बताओ फटाफट से, ये बताओ ये 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 3 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा आगे जा रही है। सर वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। अरे बेशर्मो नालायकों, बस ध्यान नहीं देते हो ना, ऐसे होता है, गलत है ये। अरे आपको उल्लू बनाने के लिए सवाल दिया है ये, ताकि जाग जाओ। ये 1 से आ रही है और ये 3 से जा रही है, कोलिजन ही नहीं होगा गधेड़ों। सर हाँ सर 3 से हो जाएगी 1 से हो जाएगी, नो कोलिजन, यहाँ तो कोलिजन ही नहीं होएगा यार। तो जागते रहो, ये 1 से पीछा कर रही है, 3 से आगे जा रही है, कोलिजन कैसे होगा एक बात बताओ फटाफट से। कोलिजन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको जगाने के लिए सवाल रखा है ये, ठीक है। चलो अब ये सवाल गलती करवाऊंगा, इसमें आपसे गलती करवाऊंगा, देखना मजा आएगा। 2 बॉल्स ए एंड बी, वेलोसिटीज 0.5 और -3 है, रेस्पेक्टिव कोलाइड इन 1 डायमेंशन, ठीक है। ठीक है, तो बताओ कोलिजन के बाद में वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी। सर आपने पढ़ाया, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी। वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, -0.3 और 5। कहाँ है ऑप्शन बताओ, सर ने सिखा के भेजा है। 1 आंसर, मजा आ गया, आंसर 4 है। नीट वालों ने गेम खेल लिया, बी और ए की पूछ रहा है वो, ए और बी की नहीं पूछ रहा है, बी और ए की पूछ रहा है वो। तो भैया बी और ए की, तो बी की ये और ए की ये, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। यहां मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए किसी के भी। मैंने आपको क्या सिखाया इसमें, इसलिए ऑफलाइन पेपर में मार्क कर लिया करो पूछ के आ रहा है। देखो टाइम तो हमने बचा लिया, कितना फटाफट से क्वेश्चन कर लिया, स्पेशल केस लेते ही से फटाफट से क्वेश्चन हो गया। पर ये गलती मत करना यार, वही पेपर में आकर ना धुलाई होगी नहीं तो फिर आपकी। ठीक है, चलो अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है भैया, इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 से कम होती है, ई की वैल्यू 1 से कम होती है और 0 से ज्यादा होती है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन ये दो लगानी होती है। यहां भी सेम काम करना होता है जो आप इलास्टिक में करके आए हो, एग्जैक्टली सेम काम करना होता है यहां पर जो आप इलास्टिक में करके आए हो, बस ई की वैल्यू 1 से कम होती है यहां पर। ठीक है, जैसे कि इसका केस लेते हैं अपन एक, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल और ई की इक्वेशन, ये दो इक्वेशन लगती हैं इन इलास्टिक में भी। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं, कहीं का फॉर्मूला कहीं से कहीं तक भी, इन वेलोसिटीज का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे दो इक्वेशन लगाते चलो, सब में पूरा कोलिजन कवर हो जाएगा। जैसे अब इसमें क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में एक चीज और मैं बताता हूं आपको, मोमेंटम बराबर होता है पर जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है ना पूरी, वो ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। यहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तभी इसको इन इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। इलास्टिक नहीं होता ये, इन इलास्टिक में क्या काइनेटिक एनर्जी टक्कर के बीच में लॉस हो जाती है, वो पूरी काइनेटिक एनर्जी वापस नहीं देता, कुछ हीट में लॉस कर देता है, समझ गए। तो ये यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल से लॉस होता है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, कुछ लॉस्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो एम्स 2006 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल रिजिड बॉडीज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, फॉल्स है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड, फॉल्स है। लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, फॉल्स है। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ट्रू है। ठीक है, समझ गए ना। जेई और नीट वाले दोनों सुन लो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, चलिए अब एक सवाल मैंने खुद ने आपको दे दिया, ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया था, लेकिन ये सॉल्व करना है। 3 kg 9 मीटर पर सेकेंड, 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड, तो v1 डैश और v2 डैश निकालनी है। चेक करने का तरीका भी मैंने बताया है, e की वैल्यू हाफ आनी चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन लिखो, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, लिख दी सर। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, 9 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3v1 डैश प्लस 1 या 1 लगा दो 1v2 डैश।
ई की इक्वेशन लगाओ, v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v1 माइनस v2, तो हाफ इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन 9 माइनस 1। इक्वेशन सॉल्व मत करो, बस पढ़ते जाओ इसको, ठीक है। सॉल्व करेंगे जब हम, तो v1 डैश की वैल्यू आ गई 6, इसकी वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आ रही है मतलब जिधर मानिए उधर सही है। और v2 डैश की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड। चेक पॉइंट करते हैं भाई, अगर नेगेटिव आ जाती वैल्यू तो मतलब जिधर मानिए उसके अपोजिट, पर दोनों पॉजिटिव आई है। चेक पॉइंट लगाओ, ये जरूर लगा लेना चाहिए इन सवालों में। ई की वैल्यू चेक कर लो, ई की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितनी तेजी से दूर जा रही है ये 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय कितनी तेजी से पास आ रही है ये 9 माइनस 1, 4/8, हाफ गिवन है, मतलब हमारे आंसर्स सही हैं। कई बार क्या होता है बच्चे कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, ई की इक्वेशन में वापस वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है। चलिए अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो तीसरे टाइप का होता है वो क्या होता है, ई जीरो होता है उसमें, ई जीरो होता है उसमें बॉडी एक दूसरे के चिपक जाती है, दोनों बॉल्स एक दूसरे के चिपक के साथ में चलेंगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाती है, तो बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव विद सेम वेलोसिटी। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों सेम वेलोसिटी से भागती हैं, यहां पर भी दो इक्वेशन लगेंगी, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल वो लगा दो, और दूसरी इक्वेशन E की वैल्यू 0, तो हमने दोनों की वेलोसिटी v1 v डैश मान ली, तो एक इक्वेशन से ही काम बन जाएगा। यहां पर आप दोनों की वेलोसिटी v डैश मान लो, E की इक्वेशन अपने आप सेटिस्फाई हो रही है, समझना, काम दोनों इक्वेशन ही कर रही हैं, लेकिन हमने E को 0 करके दोनों की वैल्यू सेम ही ले ली। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आप पहले से ही दोनों की वेलोसिटी सेम मान लो, समझ गए, ठीक है। दोनों की वेलोसिटीज आप सेम मान लो, E इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन लगाने की जरूरत है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व कर दो, मोमेंटम तो अभी भी कंजर्व होगा, ठीक है, ऑसम। तो v1 डैश v2 डैश के बराबर होगी जो हमने v डैश ले ली। नाउ समराइज कर देता हूं फटाफट से, इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 1 है, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E 0 से 1 है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E 0 है। इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, और इसमें भी ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, और इसमें मैक्सिमम लॉस होता है जो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है ना। देखो हम रिवीजन कर रहे हैं, अभी एक बात समझना, हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं फास्ट चला रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है तो यार उसमें आपको कम से कम 10 घंटे तो लगेंगे सेंटर ऑफ मास को पूरा चैप्टर पढ़ने में। बेसिक से पढ़ना अलग होता है, रिवीजन करना अलग होता है, तो हम फास्ट चल रहे हैं। आपको अगर बिल्कुल ही उड़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास तो ईसर लैब डाउनलोड कर लो और सेंटर ऑफ मास पढ़ लो, उसमें से 10 घंटे का 10 से 12 घंटे आपको लग जाएंगे, कुछ 2x पे पढ़ लेना, कुछ 1x पे पढ़ लेना, ठीक है। अभी फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो जितना कम ई होता है उतना ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। चलिए अब ये 2018 में क्वेश्चन आया था। चलिए, अ ब्लॉक मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collides with another stationary block having mass 4m। मैं डायग्राम बनाऊंगा, सबसे पहले स्टेप हम डायग्राम बनाते हैं। ये m मास है, ठीक है, और ये 4m मास है, ठीक है। तो अब जो है क्या हुआ, ये मूव कर रहा था और ये रेस्ट पे था। लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन हुआ, और जो हल्का वाला मास था वो 0 पे आ गया,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है वो बताना है। अब ये कितने से जा रहा है चेक करते हैं, निकालते हैं वैल्यू। इसकी v गिवन है, 0 गिवन है, ये 0 हो गया। मोमेंटम की कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाओ, 2 इक्वेशन लिख के बैठ जाएगा करो कोलिजन में, सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। mv प्लस 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस 4m इंटू v2 डैश, मैं इसको v2 डैश बोल रहा हूँ। तो यार v2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, v2 डैश की वैल्यू आ गई है, ये 0 0 m से m कटेगा v/4, तो यार इसकी वैल्यू आ गई है v/4। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखते हैं, e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, पहले डिनोमिनेटर में सेपरेशन आता है, सेपरेशन कितने से हो रहा है, v/4 से सेपरेशन हो रहा है, सॉरी इसको यहाँ मिटा के लिखते हैं, ये हो रहा है v/4 से, और ये अप्रोच कितने से हो रही है, v से, तो इस सेपरेशन ये कितना आ गया 1/4 आ गया। देखो 2018 का आया हुआ सवाल है, समझ में आई बात। तो देखो आपने कितना जो है आसानी से अब ये कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लिया। 2 इक्वेशन लगानी है सिर्फ, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और ई की इक्वेशन, सारे कोलिजन के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। राइट ऑन, बिंगो। ठीक है, चलो आंसर इसका 1/4 है, 0.25। ठीक है, चलिए अब यार, अब कई बार क्या होता है, ये जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आगे चल के इसका काम आ जाता है कई बार। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने सिर्फ दीवार से टक्कर करवा दी, यहां पर है ना, दीवार से टक्कर करवा दी। यहां पर दीवार फिक्स्ड है, भारी भरकम है, और ये बॉल आके टकरा रही है इससे, बॉल आके टकरा रही है इससे। ठीक है, अब यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं लगाएंगे अपन अब, क्योंकि दीवार पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, दीवार तो ग्राउंड में धसी हुई है यार, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन ई की इक्वेशन होल्ड करेगी। यहां पर ई की इक्वेशन होल्ड करेगी। तो जैसे देखो, एक 2 kg की ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से आई, इलास्टिक कोलिजन करके गई। आप होता ना बॉल फेंको दीवार पे, एक बॉल लौट के आती है आपके पास में, तो हमें बताना है कितनी वेलोसिटी से आएगी, तो ई की इक्वेशन से वेलोसिटी निकाला करो, ई की इक्वेशन से वेलोसिटी निकाल लिया करो। यहां मोमेंटम कंजर्व मत करना, क्योंकि दीवार है, दीवार पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, जब भी टक्कर होएगी तब। ई की इक्वेशन से सॉल्व करो, तो ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेशन हो रहा है, ये अप्रोच हो रही है यहां पर, तो वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी अप्रोच, ई की वैल्यू कितनी है 1 है। सेपरेशन कितने से दूर जा रही है बॉल, v1 डैश से जा रही है। अप्रोच कितने से कर रही है, 5 से कर रही है, तो v1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 5 से टकराई तो वापस भी 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगी, वापस भी 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगी। इलास्टिक कोलिजन होगा तो आप देखो, जो इलास्टिक बॉल होती है ना, आप जितने से फेंकते हो वो लगभग उतने से वापस आ जाती है। इलास्टिक बॉल, जो क्रेजी बॉल होती है, क्रेजी बॉल होती है ना, वो काफी इलास्टिक होती है। आप उसको ड्रॉप करो तो वो लगभग सेम हाइट तक वापस आ जाती है, जितने से टकराती है उतने से वापस आ जाती है वो। ठीक है, और E इक्वल टू हाफ है, मान लो E इक्वल टू हाफ है, तो E इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू सेपरेशन v1 डैश अपॉन अप्रोच 5, तो ये हो गई हमारे पास में 5/2। तो देखो ये 5/2 से इधर आएगी, आधी स्पीड से आएगी ये, इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। और सपोज करो अब आपने गोबर की बॉल ली, मजा आएगा, देखो फिर को विजुलाइज करो, थोड़ा सा डेप्थ में जाता हूं। गोबर की बॉल ली, गोबर की बॉल चिपका के दे मारी गोबर की बॉल का E 0 होता है, दिस इज लाइक गोबर की बॉल का E 0 होता है। बताओ कितनी वेलोसिटी से वापस आएगा वो गोबर की बॉल, कितनी? अबे वो तो दीवार पे चिपक जाएगी ना, आपने गोबर ले किसी के मुंह पे दे मारा, वापस तो नहीं आएगी यार, वो तो वहीं चिपक जाएगा यार, वो दीवार पे चिपक जाएगा। E 0 होता है क्योंकि गोबर की बॉल का। या गीली मिट्टी ले लो यार, गोबर तो थोड़ा अजीब लग रहा है तो आपको समझ, तो E इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यार गोबर की बॉल से टक्कर हो जाएगी यहाँ पर। चलिए मजा आ गया सर ये तो यार E मतलब जितनी वेलोसिटी टकराती है ना, अगर आप रटना चाहते हैं, फॉर्मूला याद करना चाहते हैं इस केस में बेसिकली, तो वो
जितनी वेलोसिटी से फेंकते हैं वो ई से डिवाइड होकर, मतलब सॉरी डिवाइड क्या, मल्टीप्लाई होकर वापस आती है ई से। 5 से फेंकी 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस आई, 5 से फेंकी हाफ से मल्टीप्लाई होकर वापस आई, 5 से फेंकी गोबर की बॉल 0 से मल्टीप्लाई होकर वापस आएगी। तो ई से मल्टीप्लाई कर दिया करो वापस आने वाली वेलोसिटी को, ऐसे दीवार वाली केस में ई से मल्टीप्लाई कर दिया करो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यार, मतलब कितने टाइम्स वेलोसिटी से वापस आई वो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इलास्टिक कोलिजन में ये तो पढ़ लिया हमने, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और आफ्टर बराबर होती है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, कितने का लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। लॉस आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कई क्वेश्चंस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछ लिया जाता है। एक बार सवाल आया है, वो आ जाएगा अभी अगली बार, 2016 में सवाल आया था वो। तो हमें ई की वैल्यू गिवन होती है और पूछ लेते हैं यार ये गिवन होती है, देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है, फाइनल वेलोसिटी गिवन होती है ना। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, अब हमें काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालना है, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस जो फाइनल है ना वो निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा सर? अरे सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तो वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। पहले आप v1 डैश निकालो, v2 डैश निकालो, मोमेंटम कंजर्व करके ई की इक्वेशन लगा के, और फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल करो आप। और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी पहले, इसकी करो कैलकुलेट, दोनों को सम करके, फिर दोनों की सम करके काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैलकुलेट करो, फिर डिफरेंस निकालो, तब जाके लॉस आएगा, तब जाके लॉस आएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है लॉस का, वो कैलकुलेट करके ही ये फॉर्मूला आता है। याद रहे तो रख लेना, नहीं रहे तो पूरा कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर लेना। हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी अप्रोच स्क्वायर, वी अप्रोच स्क्वायर जो कि v1 माइनस v2 जो होगी, v अप्रोच कितनी है, v अप्रोच है v1 माइनस v2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी लॉस आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ जाएगा, ये टाइम बचाएगा आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो अगर हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v अप्रोच स्क्वायर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, 1 माइनस ई स्क्वायर। सोच के देखो, e की वैल्यू 1 होगी, e की वैल्यू 1 होगी तो लॉस 0 हो जाएगा, ये तो सर पहले से ही पता है। e की वैल्यू 1 होगी, इलास्टिक कोलिजन होएगा, लॉस 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस देखो 0 हो जाएगा तब। और e की वैल्यू 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी लॉस सबसे ज्यादा होएगा। याद रहेगा फॉर्मूला, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v अप्रोच का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखो काइनेटिक एनर्जी लॉस जो है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v अप्रोच स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब ये सवाल एम्स 2016 में आया था, सेम उसी तरह से। देखो फॉर्मूला याद हो गया वो, अब वैगन ऑफ 20 मेट्रिक टन, इसमें ट्रिक बताऊंगा आपको, मूव्स विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक वैगन है, एक वैगन बना लो, ठीक है, कोलिजन ही हो रहा है यहाँ पर। 20 मेट्रिक टन, 20 मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो, तो 20,000 किलो का ये ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, मूव्स विद 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइड करता है। एक वैगन और पड़ा है यहाँ पर 60 मेट्रिक टन का, 60,000 किलो का। ठीक है, फाइंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये रेस्ट पर था, टक्कर हुई, E इक्वल टू 0 की टक्कर हुई, दोनों मिलके टोटल मिलके चिपक गए दोनों एक दूसरे के, 20 और 60 मिलके 80,000 किलो के हो गए। इसकी वेलोसिटी निकाल लो पहले v1 डैश, फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखो अभी 1000 किलो गिवन है, यहाँ पर 1000 किलो गिवन है और यहाँ पर किलो जूल में गिवन है, लेकिन सारे नंबर्स अलग हैं, 250, 750, 500, 650। तो आप 1000 को छोड़ भी सकते हो, आपको सिर्फ नंबर पे पहुंचना है, 25, 75, 50 या 65, इनमें से जो भी आंसर आ जाए वो टिक कर देना। तो यूनिट में मत उलझना, एम्स वाले जनरली यूनिट्स में बहुत उलझाते हैं,
यूनिट में मत उलझना यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैं यार इसको 20 ही ले रहा हूँ, मैं इसको 60 ले रहा हूँ, मैं इसको 80 ले रहा हूँ। एक तरीका है तो कि मैं पहले वेलोसिटी निकाल के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल कर दूं, या दूसरा तरीका है मैं काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला सीधे लगा दूं। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला है हाफ m1 m2 20 इंटू 60 अपॉन 20 प्लस 60 v अप्रोच स्क्वायर, अप्रोच कितने से हो रही है 10 स्क्वायर से हो रही है, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है 0। बस अब सीधे आंसर आ गया। तो देखो कितना आया ये हाफ, ये आया मेरे पास में हाफ इंटू 20 इंटू 60 1200 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है। अब आप देख लो कौन सा नंबर आ रहा है इसमें से, 0 से 0 0 तो उड़ा दो यार, ठीक है। ये होगा मेरा 600 डिवाइडेड बाई 8 तो 56 7 5 75 आ गया। 75 कहां पर है, आंसर 2 आ गया। समझ गए, मैंने यूनिट का डर हटा दिया, यूनिट हटा दिए और ऐसे सॉल्व कर लिया। अगर हम यूनिट से भी करते ना, देखो यूनिट से भी करते तो ये 750 आ रहा है, ये 10 भी आएगा तो 750 आ रहा है, ठीक है। तो किलो जूल आ जाता, मैं यहाँ पर अगर यूनिट लगाता 10 क्यूब और इधर 10 क्यूब, तो एक 10 क्यूब से एक 10 क्यूब कट जाता, एक 10 क्यूब बच जाता। तो 750 इंटू 10 क्यूब जूल मतलब 750 किलो जूल। समझ गए। तो कभी भी अगर ऐसे आ जाए आपके पास में क्वेश्चंस, तो आप ये मेट्रिक टन वाले में अगर फिगर सेम हो तो बस ऐसे सॉल्व कर लो। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, लास्ट में जो फॉर्मूला पढ़ा है ये फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है टेंशन मत लेना, v1 डैश निकाल लेना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देना, ठीक है। चलिए इसका आंसर 2 आ गया। अब ओब्लिक कोलिजन, ये ज्यादा नहीं आता पर पढ़ लो इसको, ठीक है। एक भी सवाल नहीं आया 20 सालों में इसमें, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं पूरा, ठीक है। अब देखो ये दो बॉल ऐसे टक्कर हो रही है, ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन में तो यूं आ रही थी, ओब्लिक में टेढ़ी आ रही है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे ये टेढ़ी टकरा रही है इस दीवार से, ये टेढ़ी आके टकराई तो ओब्लिक कोलिजन हो रहा है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, बहुत सिंपल है। इसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक हेड ऑन वाला पार्ट ले लो, एक इसके परपेंडिकुलर वाला पार्ट ले लो। देखो परपेंडिकुलर वाला पार्ट ले लो इसका, ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट आ गया, और एक आगे वाला एक पैरेलल वाला पार्ट ले लो। एक परपेंडिकुलर ले लो, एक पैरेलल ले लो। परपेंडिकुलर में देखो, परपेंडिकुलर में हेड ऑन से सॉल्व कर लो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हेड ऑन से सॉल्व कर लो, और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसको अनचेंज छोड़ दो, क्योंकि ये तो टक्कर हो ही नहीं रही किसी से। मान लो जैसे ये 5 है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका एक कंपोनेंट 4 हो गया, इसका एक कंपोनेंट 3 हो गया। 4 वाले को हेड ऑन कोलिजन करवा दो, 4 वाले को हेड ऑन कोलिजन करवा दो ई की वैल्यू के हिसाब से ही, ठीक है। और परपेंडिकुलर वाले को चेंज मत करो, परपेंडिकुलर वाले को चेंज मत करो। तो देखो ये क्या हुआ, 4 से आ रहा है, ई की वैल्यू 1 ले लो, 1 मान लो, तो ये 4 से ऊपर जाएगा, और ये 3 का इधर 3 ही रहेगा, और इनको कंबाइन कर दो फिर। तो कंबाइन कर दिया, देखो कितना प्यारा एनिमेशन बनाया। देखो अब ये पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप का पूरा एनिमेशन बनाया यहाँ पर, ठीक है। देखो फिर अभी एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट आगे। तो क्या हुआ, मैंने इसको दो में ब्रेक करा, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक अलोंग द सरफेस। परपेंडिकुलर वाले में हेड ऑन करके सॉल्व कर लो, पैरेलल वाले को अनचेंज छोड़ दो, कोई चेंज मत करो इसमें, क्योंकि इसमें तो टक्कर हो ही नहीं रही है। फिर कंबाइन कर दो दोनों को, ये चेंज्ड वाली और ये एज इट इज वाली। इस तरह से ओब्लिक कोलिजन को सॉल्व करा जाता है। समझ गए, चलो ऑसम। नाउ अब लास्ट पार्ट है रॉकेट प्रोपल्शन का। ये भी नहीं आया 20 साल में, लेकिन पढ़ लो इसको। एक रॉकेट है, वो क्या करता है, धुआं पीछे फेंकता है और खुद आगे तेज भागता है, बिल्कुल एक्सप्लोजन जैसे। धुआं पीछे फेंकता है, खुद आगे भागता है। तो ये रॉकेट वी से जा रहा है, इसको स्पीड बढ़ानी है अपनी। आपने रॉकेट देखा होगा, देख लेना, इलॉन मस्क के रॉकेट का कोई सा वीडियो देख लेना, पीछे से धुआं फेंकता रहता है ये। तो इसने धुआं फेंका इसने, और ये और तेजी से आगे बढ़ा। जिस रिलेटिव वेलोसिटी से धुआं फेंकता है उसे अंग्रेजी में एग्जॉस्ट स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट स्पीड। ये नहीं आया है 20 सालों में, लेकिन पढ़ लो इसको, रिवाइज कर लो, मतलब फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं उसका। एग्जॉस्ट स्पीड कहते हैं जो रिलेटिव टू रॉकेट होती है, ठीक है।
अब जो इसके ऊपर फोर्स लगती है ना, थ्रस्ट फोर्स जो लगती है इसके ऊपर, थ्रस्ट फोर्स जो लगती है वो होती है एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एम इसका मास, डेल्टा वी जो इसमें चेंज आया डिवाइड बाय डेल्टा टी, एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी थ्रस्ट लगती है। या फिर ये धुएं का मास इनटू वी रिलेटिव बाय डेल्टा टी। डेरिवेशन मेन लेक्चर में कराया है, यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। कई लोग तो पढ़ाते ही नहीं है कि आया ही नहीं तो छोड़ो, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया जस्ट इन केस 1% चांस हो तो आपसे सवाल हो जाए। ठीक है, ऑसम मैक्स, ऑसम, मचा दिया हमने। तो पूरा सेंटर ऑफ मास हमने इन 2.5 आवर्स कंप्लीट कर डाला है। ठीक है, ये उसके माइंड मैप्स हैं। दे हैव टेकन लॉट एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक। आप इसको प्रिंट करा सकते हो, ये आपको पूरा सारी चीजें इसमें गिवन है, सारे माइंड मैप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो सेंटर ऑफ मास का माइंड मैप है, ये प्रिंट करा लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करेंगे रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जो सबका खतरनाक वाला होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि रोटेशन बड़ा चैप्टर है और सवाल भी आते हैं इसमें से। सो वी आर डन विद द मैकेनिक्स टुमारो, हम विल बी डन विद द मैकेनिक्स टुमारो। मैकेनिक्स कल खत्म हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रोस्टैट चालू करेंगे, फिर करंट, फिर कैपेसिटर। ठीक है, और टेस्ट भी देते रहना यार साथ में। ई सरल की टेस्ट सीरीज भी है, आपके पास हो उसमें से दे देना, नहीं तो ई सरल की टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, मेहनत करते जाना है, फोड़ते जाना है। ठीक है बच्चों, चलिए ऑल दी बेस्ट, मचा देना है, फोड़ देना है। चलो बच्चों, ठीक है।